बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और सर मुंडाते ही ओले पड़े, अगर इसकी कोई आज बात अगर सच हुई है तो बिल्कुल मार्केट के हिसाब से एकदम हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और देखिए किस तरीके का मार्केट का आज एक्शन रहा है। आप निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी देखिए, सेंसेक्स देखिए, मिड कैप देखिए। मिड कैप तो 1% से ज़्यादा नीचे है, स्मॉल कैप भी अब ½ % नीचे है। और सिर्फ एक IT ने संभालने की कोशिश की है, करीब 3.5% के मूव्स की वजह से। अदरवाइज और कुछ और चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो मॉनसून का डर हो, FI सेलिंग का रिस्क हो, या कुछ भी हो जिसकी वजह से मार्केट में इतना इम्पैक्ट आया है। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कमज़ोर मॉनसून की फिक्र ने बढ़ाया बाजार पर दबाव। निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 300 पॉइंट फिसलकर 23,500 के नीचे आया। बैंकिंग शेयरों ने बनाया सबसे ज़्यादा दबाव। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट से ज़्यादा टूटा। मिड कैप में भी तगड़ी बिकवाली, स्मॉल कैप में भी नरमी, सिर्फ IT ग्रीन। बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और 4GPD पड़े सटीक अच्छे नतीजों और गोल्डमैन सैक्स की बुलिश रिपोर्ट से 13% चढ़कर आज का हीरो बना PTC इंडस्ट्रीज। वहीं रिजल्ट्स के बाद करीब 2% ज़्यादा ऊपर इंडिगो, लेकिन कमज़ोर नतीजों से ग्लेनमार्क और इरिडा लुढ़के। उधर स्पॉटलाइट एंजल वन मजबूत लेकिन कमजोर, चार्ट से फिसला ब्लू स्टार। कमजोर बाजार में भी IT शेयरों ने दिखाया जोश। CLSA की पॉजिटिव रिपोर्ट से करीब 4% दौड़ा निफ्टी। IT इंडेक्स 5% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स बने टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट। वायदा के टॉप 5 गेनर सभी IT सेक्टर से। कैपिटल गुड्स, सरकारी बैंक और कैपिटल मार्केट शुरू में तेज गिरावट। 1.5% ज़्यादा फिसले तीनों ही सेक्टर इंडेक्सेस। साथ ही ऑटो, FMCG और NBFCs में भी दिखा दबाव। वहीं मेटल शेयरों में अभी भी हल्की खरीदारी का। मई में मारुति ने बेची रिकॉर्ड गाड़ियां। कुल घरेलू बिक्री और एक्सपोर्ट में करीब 35% का शानदार उछाल। M&M के भी अनुमान से अच्छे ऑटो सेल्स नंबर। मई में कुल बिक्री 20% बढ़ी। ट्रैक्टर सेल्स में 22% का उछाल। PV सेगमेंट में भी 11% की ग्रोथ। वहीं टाटा मोटर्स CV की कुल बिक्री 17% बढ़ी। CNBC आवाज की खबर पर लगी मुहर। कॉटन इंपोर्ट पर ड्यूटी हटाने का सरकार ने लिया फैसला। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, वर्धमान और KPR मिल्स जैसे टेक्सटाइल शेयरों में जोरदार तेजी। आज के बिग स्टॉक्स में भी हुआ था एकदम सटीक एनालिसिस। चौथे तिमाही में कमजोर नतीजों से 9% फिसलकर वायदा का टॉप लूजर बना आइनॉक्स विंड। गुजरात गैस भी 3% फिसला। अच्छे रिजल्ट से 3% चला NMDC और 12% NMDC स्टील। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी 6% ऊपर। टाटा सन्स की लिस्टिंग के खिलाफ नोएल टाटा RBI को पत्र लिखकर जताया विरोध। कहा लिस्टिंग से मुनाफा और शेयर होल्डरों की मांग हो सकती है हावी। लंबे वक्त में चैरिटी के कामकाज पर पड़ेगा बुरा असर। मनी कंट्रोल की सुपर एक्सक्लूसिव खबर। ओके, चलिए शो की शुरुआत करेंगे। और देखिए मार्केट अब इस समय डे लो पर है और किस तरीके से, किस तहजीब से ये पिटाई हो रही है आज मार्केट की। और निफ्टी अब करीब 90 पॉइंट नीचे हो चुका है। बैंक निफ्टी रखिएगा एक बार ज़रा, 550 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। और अब पता नहीं कौन सा लेवल बाकी है, बट जो भी था 53,687 पर अब बैंक निफ्टी। और मिड कैप देखिए एक बार ज़रा, मिड कैप इंडेक्स रखिएगा आप ज़रा, 700 पॉइंट नीचे है मिड कैप इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन रखिएगा। एडवांस डिक्लाइन उतना ख़राब नहीं है जितना आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करेंगे इस तरीके की मार्केट वाले दिन। और वो इसलिए क्योंकि स्मॉल कैप अभी इतना नहीं गिरा है। हालांकि ये गैप बढ़ रहा है, तो देखते हैं टुवर्ड्स द एंड क्या होगा। लेकिन हम ऑलमोस्ट 1:2 पर पहुंच चुके हैं। लेकिन स्मॉल कैप थोड़ा कम गिरा है इसके लिए। लेकिन आज का क्लियर स्टार है IT, और IT में ज़बरदस्त रैली है आज। इंडेक्स करीब 4% ऊपर आज निफ्टी IT, इसी ने मार्केट को संभाला है। अब बताते हैं हुआ क्या है। देखिए आज जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत ही ख़राब दिन मार्केट के लिए, और सिर्फ IT को छोड़कर बाकी पूरे बाजार में हाहाकार। और गिरावट को फिर से बैंक निफ्टी ने लीड किया। मिड और स्मॉल कैप यहाँ पर भी गिरावट, एडवांस डिक्लाइन भी थोड़ा ख़राब। और
सच बताऊं श्रेया वीरू, आज वापस लग रहा है कि एक बड़ी एफआई सेलिंग का रिस्क रहेगा। ऑब्वियसली वो 20,000 करोड़ वाला नंबर तो नहीं आएगा जो एमएससीआई की वजह से आया था, लेकिन फिर भी आज मुझे लग रहा है कि एक बड़ी एफआई सेलिंग का रिस्क है। अच्छा, आईटी चला है, साथ ही मेटल्स चले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आज मेटल्स में भी थोड़ी सी चमक है। आज सुबह हमने हिंडाल्को की भी बात की थी, बिग स्टॉक्स में उसने भी अच्छा किया है। तो ठीक है, एक आध स्टॉक्स हैं बीच बीच में जो थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं। और एफएमसीजी और ऑटोज़, ये आज जिस तरीके से गिरे हैं, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पिटाई आज इनकी हुई है। एफएमसीजी 0.25% नीचे है, और ऑटो देखिएगा आप एक बार जरा, ऑटो किस तरीके से 1.25% नीचे है। इनका एक बड़ा इम्पैक्ट आज मार्केट में देखने को मिला है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। आखिरी का 1.5 घंटा इंपॉर्टेंट होगा सर, और मार्केट 2 डेज लो पर 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट अब निफ्टी झेल रहा है। बैंक निफ्टी पर मार 600 अंकों से ज़्यादा की हुई है, तो काफ़ी प्रेशर में मार्केट। जिस तरीके से ओपनिंग हुई थी वो सारी बढ़त गवाई, ब्रेथ काफ़ी कमज़ोर है, जैसा कि आपने जिक्र किया। सिर्फ आईटी ऐसा पैक जहां पर आज स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो सर, बड़ा सवाल ये कि मार्केट गिरा क्यों आज, क्योंकि जो ग्लोबल क्यूज थे वो तो पॉजिटिव थे, ब्रेंट भी नीचे आया, रुपए में भी मजबूती है। तो क्या एक खराब मॉनसून का डर ही बाजार को सता रहा है? अगर हाँ, तो फिर कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को, और क्या ये आगे चलकर गिरावट और बढ़ती हुई नजर आ रही है? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं सर, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? देखिए, पहली बात तो श्रेया, हर मार्केट की रैली का या हर मार्केट के डिक्लाइन का आप रीजन नहीं अस्क्राइब कर सकते। फ्राइडे का हम फिर भी कह सकते थे एमएससीआई था, ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात तो आज सुबह जो हम बात कर रहे थे कि 23,700 750 तक जाकर अगर निफ्टी वहां पर आपको एक रिजेक्शन दिखाए तो एक सेल ट्रेड ओपन होगी 23,850 के स्टॉप लॉस के साथ, वो तो प्ले हुई। लेकिन मैं इतनी बड़ी गिरावट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था हैंड ऑन हार्ट कि वहां से अगर हम गिरेंगे। मुझे लग रहा था कि 23,500 550 में सपोर्ट मिल जाएगा, नहीं मिला। तो रेजिस्टेंस वाली और सेल वाली ट्रेड ने काम किया, बाय ट्रेड ने काम नहीं किया। और आज की जो गिरावट है ना, ये क्लियर कट अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक है। आज आप ये नहीं कह सकते कि भाई ग्लोबल मार्केट खराब है इसके लिए हम गिर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स ऊपर आ गया इसके लिए हम गिर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड ऊपर आ गई इसके लिए हम गिर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स में ताबड़तोड़ रैली है, और ताबड़तोड़ मतलब ज़बरदस्त रैली है ग्लोबल मार्केट में। और सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब हम ऐसे मार्केट में गिरे, है ना। मेरा फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था, उसमें सबके नंबर खराब आए थे, तो मेरे भी खराब आ गए तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ था। अब बाकियों के अच्छे आए, मेरे खराब आए तो मुझे दुख होता है ना। तो ये इस समय वो वाली मार्केट है कि भाई बाकी सबके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हमारे अच्छे मार्क्स आ नहीं रहे हैं। और हमारी मार्केट देखे तो कहीं ना कहीं देखिए, हम कोशिश करते हैं थोड़ी सी पॉजिटिविटी रखने की, लेकिन अगर स्क्रीन खराब है तो है खराब, उसको कुछ वो कर नहीं सकते हैं। अच्छा, आज एफएमसीजी और ऑटो सबसे ज़्यादा ये गिरे, सबसे ज़्यादा ये गिरे ये, और इतनी शानदार ऑटो सेल्स के बावजूद गिरे है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं जो कमज़ोर मॉनसून है इसका एक बड़ा रिस्क ओपन हुआ है, बड़ा रिस्क खुला है इसकी वजह से, कमज़ोर मॉनसून की वजह से। क्योंकि देखिए, ये कमज़ोर मॉनसून उस एनवायरनमेंट में आ रहा है जहाँ पहले ही हम कच्चे तेल की मार झेल रहे हैं, जहाँ पे पहले ही हम सप्लाई प्रेशर झेल रहे हैं। वहाँ पे अगर ये वाला भी फैक्टर आ गया इस समय, तो एक महंगाई जो है, महंगाई एक बहुत बड़ा रिस्क ओपन हो रही है यहाँ पर। और इस हफ्ते आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, फ्राइडे को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। ये बहुत ही खास, बहुत ही अहम होने वाली है। और बाजार को, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब एक महंगाई का भी रिस्क है, क्योंकि एक फैक्टर बन रहा है कि अगर वीक मानसून है प्लस कच्चा तेल इस तरीके से भागे जा रहा है, उसका इम्पैक्ट जिस तरीके से आ रहा है। अभी तो हमने जो पेट्रोल और डीजल में इतनी एक के बाद एक 4 हाइक्स हुई हैं, उसका इम्पैक्ट देखा ही नहीं अब तक। अभी तो वो इम्पैक्ट आना शुरू होगा इन्फ्लेशन में। तो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो मार्केट को हेल्प को डिक्लाइन कर रही हैं। अब देखें आप, सिर्फ आईटी और कुछ मेटल स्टॉक्स ये अच्छा कर रहे हैं, इनके अपने कारण हैं चलने के, ठीक है। शुक्रवार की सेलिंग में एमएससीआई रीबैलेंसिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आज तो ऐसा कुछ नहीं था देखने के, लेकिन आज भी हो सकता है कि एफआई सेलिंग हो। अच्छा, एक और चीज़, जिस तरीके से एफआई ने शॉर्ट किया पिछले कुछ दिनों से, कहीं ना कहीं उनको कन्विक्शन था और कहीं ना कहीं वो उस तरीके से शॉर्ट कर रहे थे। तो ये भी एक अपने आप में आपको एक नेगेटिविटी बता रहे हैं मार्केट की। जहाँ तक अप्रोच की बात है, लेवल्स की बात है श्रेया, अब देखिए 23,350 से 23,400 का एक लास्ट लेवल रह गया सपोर्ट के हिसाब से। अच्छा, काम करें, निफ्टी का ना 1 महीने का चार्ट रखें, और उसमें आपको एक बहुत क्रूशियल लेवल दिखाई देगा जो हर हालत में बचना चाहिए। रखेंगे जरा 1 महीने का निफ्टी का चार्ट, फिर मैं बताता हूँ आपको लेवल। 23,262 हमने बात की थी कि एक 23,262 का एक शायद मार्केट ने हायर लो बनाया हो, और 23,262 से हम 23,400 तक गए थे। वन वे रैली हुई थी ये, 262 से 400 तक गए
और सॉरी 24,000 तक गए हम, 23,400 क्या मतलब 24,000 तक गए, 24,050 तक गए, 24,050, 24,089 टू बी प्रिसाइज, वहाँ से फिसले। अब वहाँ से अगर आप वापस 23,262 तोड़ देंगे तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी का भी 1 महीने का चार्ट रखिए जरा एक बार, उसके बाद मैं आता हूँ बैंक निफ्टी के भी लेवल्स पर। ये देखिए बैंक निफ्टी का लो था 52,783, बहुत दूर नहीं है यहाँ से, अब कुछ 800-900 पॉइंट रह गए हैं। खैर एनीवे निफ्टी पर रेजिस्टेंस अब 23,600-650 की है। अब क्लियरली उससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, होप भी नहीं कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पर वही सपोर्ट है फिर 53,200 से 53,500 का करीब, और रेजिस्टेंस रहेगी यहाँ पर करीब 54,000 से 54,200। लेकिन मेन मामला जो है ना वो है रेट सेंसिटिव्स का, ऑटोज, बैंक्स, NBFCs और जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है उससे पहले कहीं ना कहीं मार्केट को डर लग रहा था कि मुझे नहीं लगता कि फ्राइडे को रेट हाइक आ जाएगा, लेकिन गवर्नर साहब को संज्ञान जरूर लेना पड़ेगा, MPC को संज्ञान जरूर लेना पड़ेगा कि जो हो रहा है इस मार्केट में, इन दैट एनवायरनमेंट आप किस तरीके का एक मूव ले सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ हुई आज मार्केट में, इवन जो अब तक अच्छे स्टॉक्स, जो अब तक चल रहे थे स्टॉक्स, आज मार्केट की कमर एक और स्पेस ने तोड़ी है, पावर स्टॉक्स। अब देखिए हिटाची देखिए आप, इसके अलावा आप देखिए अडानी पावर देखिए आप किस तरीके से, ये देखिए हिटाची एनर्जी आज किस तरीके से गिरा। इसके अलावा आप देखिए अडानी पावर, सुजलॉन देखिए आप किस तरीके से गिरा। तो ये स्पेस जो थी ना ये अच्छा कर रही थी। इसके अलावा आज सुबह हमने ग्लेनमार्क की बात की थी, जैसे फॉर एग्जांपल जहां नंबर खराब थे वहां पर एक शॉर्ट ट्रेड प्ले आउट हुई है उस तरीके से, तो वो फिर भी इस तरीके के कुछ ट्रेड्स प्ले आउट हुए हैं। लेकिन निफ्टी जो है थोड़ा सा अब क्लियरली वीकनेस की तरफ बढ़ रहा है। चलिए वीरू के पास चलते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा आज का वो जान लेते हैं। वीरू बताइए। बिल्कुल अनुज, बड़ी सेलिंग के, गुड आफ्टरनून अनुज, पहले तो बड़ी सेलिंग के आप देखिए कितने बड़े बड़े संकेत हैं। लुक एट ITC अनुज, ITC इस वक्त सितंबर 22 के बाद अब तक के सबसे लोवेस्ट ट्रजेक्टरी पे, यानी जो वो मेट की टिप्पणियाँ, उसके बाद जो ऑटो और उसके बाद जो FMCG में हमने डेंट दिखा था, ITC में इसे कहते हैं ना बहुत भारी पैमाने की शॉर्टिंग, एक क्लासिकल इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकआउट, और ये बहुत तेजी से प्रोसीड करता हुआ डाउन साइड पे ऑलमोस्ट 87 से 81 की ट्रजेक्टरी में ह्यूज शॉर्टिंग, ह्यूज कॉल राइटिंग, और पुट राइटर्स में कोई कन्विक्शन नहीं है टू कॉल अ बॉटम एटलीस्ट समवेयर। आपकी स्क्रीन पे 91 लाख शेयर ऑफलोड हो गए हैं, 5.25% ओवाई शेयर हुआ है। मतलब इतने भारी पैमाने की लॉन्ग अनवाइंडिंग मैंने कभी नहीं देखी। पोस्ट नंबर्स 300 के आसपास इसमें लोडिंग थी, वो सारी की सारी यहाँ पे ऑफलोड होती हुई। जहाँ तक स्ट्रेंथ का सवाल है, सुबह मैं बात कर रहा था लॉरस की, यहाँ पे अभी भी अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को पिक करना है, ये अभी भी इस वक्त डे हाई पर और ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे करीब 3 लाख का बिल्डअप है। मिड कैप IT में कोफोर्ज उन चुनिंदा स्टॉक्स में से मिड कैप IT में रहेगा जो कि अपना 200 डे में आज विजिट कर रहे हैं रिवर्सल में। इसने पहली बार 10 डे में काटा था, आप समझिएगा कि करीब मार्च 25 में 1138 पे। इस बार की अर्निंग्स अच्छी रही, और उसके बाद अगर आप देखें तो आज ये 200 डे को विजिट करता हुआ और ऑलमोस्ट ये 33 लाख का शॉर्ट कवर आपको इंडिकेट कर रहा है कि अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में 200 डे के ऊपर बन सकता है। पर अनुज, अब तक हमारी दिक्कत का विषय था स्टेट ऑफ हॉर्मोज, ट्रंप साहब, है ना, क्रूड, रुपी। आप देखिए रुपी भी संभल गया, है ना, सब कुछ ठीक हो रहा है। ये अनुज, ये ताज़ा सेलिंग जो है, ये क्या लग रहा है आपको? ये मेट की टिप्पणियां हैं क्या? मतलब उसके बाद जो सेलिंग हुई ना, वो लगभग 10 साढ़े 10 बजे के बाद शुक्रवार से, वो अब तक नहीं थम रही है। क्या ये बड़ा रिस्क है क्या? बिल्कुल। देखिए वो पिक्चर थी ना धमाल, उसमें वो कहते हैं कि जो सबसे पहले मरना चाहता है वो आगे आ जाए, तो बाकी तीनों पीछे हट जाते हैं। तो है ना, वो जावेद जाफरी कहता है कि पता नहीं ऐसे सिचुएशन में सबसे आगे मैं क्यों सबसे आगे आ जाता हूँ। हमारी मार्केट की समय सिचुएशन वही है। दुनिया में कहीं कुछ हो जाए, अमेरिका में कुछ हो जाए, सबसे पहले हम गिर जाते हैं। इजराइल में कुछ हो जाए, सबसे पहले हम गिर जाते हैं। वहाँ ताइवान में कुछ सेमीकंडक्टर पे कुछ हो जाए, सबसे पहले हम गिर जाते हैं। चाइना कुछ कर दे, सबसे पहले हम गिर जाते हैं। जापान में कुछ इंटरेस्ट रेट का फैक्टर आ जाए, कैरी ट्रेड हो जाए, सबसे पहले हम गिर जाते हैं। ब्राज़ील में तूफान आ गया, सबसे पहले मुझे लग रहा है हम गिर जाएंगे। कभी कहीं किधर वो नॉर्थ कोरिया ने अगर कुछ कर दिया तो सबसे पहले हम गिर जाएंगे। इस बार
ट्रम्प कुछ कह दे सबसे पहले हम गिर जाएंगे। और इस बार तो लग रहा है कि भाई मॉनसून वीक आ गया, सबसे पहले हम गिर गए इस बार। तो क्या चलिए कह सकते हैं भाई ये तो इस बार तो वाकई में आपका ही फैक्टर था, तो इसकी वजह से आप गिरे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अब तक हम डॉलर रुपये को रो रहे थे, तेल को लेकर रो रहे थे, ये सब चीज़ें ठीक हुई तो कोई नया आ गया। फिर देखिए मेन चीज़ क्या है, एक चीज़ समझ लीजिए, मैं ना हमेशा इन कुछ चीज़ों को, मैं लाइफ को, ट्रेडिंग को, स्पोर्ट्स को, इन सब चीज़ों को काफ़ी जोड़ के देखता हूँ। एक 90s में और अर्ली 2000s में ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, वो सारे मैच जीतती थी, सारे के सारे मैच, ठीक है। तो उनसे एक बार किसी ने पूछ लिया कि आप ना मैच तो सारे जीतते हैं लेकिन कई मैचों में आप लकी भी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो ना तो लक भी आपका फेवर करता है, और जब सब कुछ खराब चल रहा हो तो लक भी आपके अगेंस्ट हो जाता है। तो इस समय हमारी मार्केट क्योंकि इतनी खराब पोजीशन में, लक भी हमारी मार्केट के अगेंस्ट है। जैसे ही अभी जैसे अर्निंग सीजन था, एकदम ऐसा लग रहा था ये अर्निंग सीजन ठीक हो रहा है, एकदम से अर्निंग्स डाउनग्रेड की साइकिल खत्म होने के साइन आ रहे थे, एकदम से वॉर आ गई, ठीक है। अब ये वॉर खत्म होने के साइन बने, ठीक है, कम से कम और बमबारी तो नहीं हो रही है, भले ही डील में टाइम हो रहा है, ये मानसून की न्यूज़ आ गई, ठीक है। उससे पहले वो MSCI की न्यूज़ आ गई, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है मार्केट के अगेंस्ट। तो इसको आप चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट सर, ये तो मार्केट पर बात हो गई, लेकिन थोड़ा अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात पूछो, एक तरफ IT का चलना सर, मतलब एकला चलो रे काम कर रहा है, सारी मार्केट खराब है, IT चल रहा है 4% ऊपर आज के सेशन में। तो जब हम IT पे गिरे थे सर AI की वजह से, तो क्या अब AI ही एक बड़ा कारण है जो साथ दे रहा है IT का अब चलकर? और दूसरा इसी में मैं पूछना चाहूँगी, अब ऑटो जिस तरीके से टूटा, हालांकि आपने थोड़ा जिक्र भी किया सर, अच्छे नंबर्स के बावजूद इस तरह का डेट, इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये हमारा 14 डे चार्ट है ना, गलत है निफ्टी का। मैं सुबह भी एक्चुअली स्पॉट कर रहा था, थोड़ा सा काफ़ी 2% नहीं चले, 3% तो आज ही चल गए हैं, तो 2% नहीं है, उसको ठीक करिएगा प्लीज़, ठीक है। देखिए श्रेया, IT की जहाँ तक बात है, IT में एक कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि बहुत लोगों को लग रहा है कि अभी जो AI ट्रेड है हम कुछ बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। स्टॉक्स जो हैं वो इस समय वैल्यूएशन के हिसाब से कोविड लो के भी नीचे आ चुके हैं। इन सर्टेन केसेस तो स्टॉक्स खुद कोविड लो के नीचे आ गए थे, लेकिन वैल्यूएशन कोविड लेके। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक देखिए, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस स्टॉक को, लेकिन आप इसका हैप्पीएस्ट माइंड का फॉर एग्जांपल 1 साल का चार्ट देखिए, ठीक है। ये IPO आया, बहुत महंगा IPO था, बहुत महंगा, कोई लॉजिक नहीं था इस प्राइस पे आने का, ठीक है। लेकिन मतलब ऑलमोस्ट 1/3 हो गया था ये अपने हाई से। तो 12 महीने का आई थिंक, इससे और थोड़ा लंबा चार्ट दिखाएंगे तो उसमें शायद और आपको दिखाई देगा। टाटा एलेक्सी देखें आप, ये हाँ ये देखें, जैसे 2 साल का चार्ट, 1 वे गिर रहे हैं स्टॉक। टाटा टेक था जैसे, एकदम से 1 वे गिरा था, ठीक। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इन्फोसिस का स्टॉक 5 साल के लो पर आ गया था। कहीं ना कहीं मार्केट को एक सेंस बन रही थी कि इनमें प्राइस डैमेज इतने हो गए हैं कि अब बचा क्या है पनिश करने के लिए स्टॉक्स को। वैसे मेरा मानना ये है कि अभी भी इस रैली में लार्ज कैप IT में से आप अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकले, अभी भी लार्ज कैप IT में, चाहे वो HCL टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, क्योंकि इनके नंबर्स नहीं आ रहे हैं अब तक, और ना ही कोई साइन है कि इनके नंबर्स अभी आएंगे। मिड कैप IT पे हमने एक पॉजिटिव व्यू लिया था, हमने कोफोर्ज पे पॉजिटिव व्यू लिया था, OFSS पे पॉजिटिव व्यू लिया था, टाटा टेक पे पॉजिटिव व्यू लिया था, इन पर पॉजिटिव व्यू लिया था, तो ये ठीक कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपने ऑटो की बात की, ऑटोज में श्रेया देखिए आज सेल्स आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इशू क्या है कि ये इस पिछले महीने के हैं। अब मार्केट को डर आगे का है कि ये मानसून का इम्पैक्ट क्या आएगा। महिंद्रा जी से बात हो रही थी, महिंद्रा से बात हो रही थी, वो तो कह रहे थे कि इतना इम्पैक्ट नहीं है, बट फिर भी लेट्स होप एंड प्रे कि ना ही हो इम्पैक्ट। चलिए आपने स्टॉक्स की बात की है, तो एक बार आज के फिसड्डी स्टॉक्स और रफ्तार के घोड़े, क्योंकि आज मार्केट डाउन है, पहले फिसड्डी स्टॉक्स की बात करेंगे। सबसे ऊपर आइनॉक्स विंड, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, F&O का टॉप लूजर, खराब नंबर्स के बाद बड़ी गिरावट हुई यहाँ पर। हिटाची दूसरा स्टॉक, आज शेयर में काफ़ी बड़ी मुनाफा वसूली हुई। इसी में इनफैक्ट अगर आप चाहें तो सुजलोन को भी जोड़ दें, क्योंकि पूरी की पूरी पावर स्पेस में बड़ी गिरावट हुई। ग्लेनमार्क देखिए आप जरा, ग्लेनमार्क Q4 के खराब नतीजों की वजह से गिरा, और पूरी की पूरी जो गिरावट है दो बार स्क्रीन पर प्ले हुई, पूरी की पूरी, तो लोगों को मौका मिला होगा अच्छा खासा। अब आते हैं रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स, इनमें हैं टेक महिंद्रा, पर्सिस्टेंट और इन्फोसिस। IT शेयरों में ज़बरदस्त रैली है आज, तो क्लियरली ये आज की सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस। NMDC ये नतीजों के बाद भागा शेयर, यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आए आज, और थोड़ा सा मेटल शेयर्स ने आज वैसे भी आउट परफॉर्म किया है। और PTC इंडस्ट्रीज़ ये आज का हीरो ऑफ द डे, आज तो उन्होंने बात भी की थी इसकी कि आज का इक्का जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई उसके बाद, हालांकि थोड़ा सा ऑफ हाइज हुआ है,
करीब करीब 13% के करीब भागा है। मैं एक और स्टॉक लेना चाहता था लेकिन मैं कंफ्यूज था कि उसको घोड़े में लूँ या फिसड्डी में लूँ वो है वोकहार्ट, क्योंकि अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो वो घोड़ा था, अगर आपने आज सुबह लिया तो वो फिसड्डी बन गया है ना, क्योंकि खुलने के बाद 300 रुपये गिर गया वहाँ से वो स्टॉक। तो खैर एनीवे अब सिर्फ 5% रह गया। चलिए इस पर आज के कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स और फिर कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। मार्केट प्रेशर में से तो गिरने वाले स्टॉक्स से शुरुआत करूंगी। अब तो 135 अंक नीचे है निफ्टी। तो जिन स्टॉक्स पर आज सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ा है आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एफएमसीजी पैक में हम बता रहे थे कि आज थोड़ी दिक्कत है, तो 2.5% HUL, टाटा कंज्यूमर भी लगभग 3.25% नीचे आएगा और एनटीपीसी भी आपको 2% नीचे नजर आएगा कामकाज करते हुए, जहां पर प्रेशर है। वायदा में देखिए जी वर्नोवा, ये पूरा स्पेस आज टूटा है। आइनॉक्स विंड, इरिडा 6%, 10% के करीब करीब आइनॉक्स विंड टूट गया खराब नतीजों के बाद। सुजलॉन एनर्जी भी देखिए, इस पर भी तगड़ा डेंट पड़ा है 5% का। लेकिन खराब मार्केट में भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़त देखने को मिली है, वो उसमें सिर्फ IT पैक के काउंटर्स दिखेंगे आपको। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS 5% चढ़ा है, टेक महिंद्रा इन्फोसिस 4.5% और TCS में भी लगभग 2.5% की तेजी। कोल इंडिया चढ़ा है आज 2.5% के करीब करीब, शुरुआत से ही तेज है ये पर्टिकुलर काउंटर। वायदा में देखिए परसिस्टेंट सिस्टम चढ़ गया 5%, NMDC के नतीजे अच्छे लगे हैं, लगभग 3.5% की तेजी। HCL टेक में भी आज ऑब्वियसली पूरा IT पैक फोकस में, तो 2% ये चढ़ गया और NBCC भी 4% की तेजी के साथ इसने गिनर्स में जगह बनाई है। आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ कि शो में होगा क्या। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे SMIFS के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानिश जायसवाल, राजेश पालविया, पंकज रांधड़, अरुण कुमार मंत्री और सोमिल मेहता जी से। 2:20 पर आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे कि आज गिरते बाजार में भी IT शेयरों में उछाल क्यों है। और 2:25 पर आशीष ही बताएंगे आपको कि आइनॉक्स विंड क्यों बना है आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। 2:30 इंडिगो पर खास सेगमेंट बुल वर्सेस बेयर पेश करेंगे नुपुर और आशीष। 2:40 पर सुदर्शन से समझेंगे कि मई में कैसी रही ऑटो बिक्री। 2:50 पर नुपुर बताएंगी बर्स्टन की इंडिया स्ट्रैटेजी क्या है और इस साल निफ्टी के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन। 3:10 पर अनुज जी से स्ट्रैटेजी। 3:15 पर डीलिंग रूम चेक और 3:20 पर होगा BTST STBT कॉल्स। मीनवाइल निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा। 23,400 तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं अब हम। ऑलमोस्ट उसको ब्रेक कर चुके हैं। 23,410 पर हैं इस समय। 23,401 का लो था। देखते हैं अगले कुछ मिनटों में। और मिड कैप इंडेक्स भी अब 800 पॉइंट नीचे हो गया। बैंक निफ्टी 53,600 तोड़ चुका है और 53,500 अब देखते हैं बचेगा या नहीं बचेगा। तो गिरावट तो काफ़ी आ रही है। चलिए हमारा पैनल तैयार है, ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। सुबह मुझे लग रहा था कि एफएमसीजी में वीकनेस है, इसलिए मैंने चुना है इस वक्त गोदरेज सीपी। इसमें काफी हद तक वीकनेस है। ट्रेड कर रहा है 1009, बहुत क्रूशियल सपोर्ट पर है, मेक और ब्रेक जोन लगता है, लेकिन वीक है। तो 1016 का स्टॉप अगर चले तो पॉसिबल है कि 1000 ब्रीच होगा, ऐसा लगता है। तो 990 पॉसिबल है गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी अगर आप देखें, आपका यहाँ पे कॉल, शॉर्ट कॉल वीकनेस है यहाँ पे इस स्पेस में। 1010 पे सेल कॉल। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए DLF पे एक सेल रिकमेंडेशन है। DLF वापस अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, तो शायद ये अपने पिछले लोज को टच कर सकता है। तो उसके फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 596 का लगाना है और टारगेट आपके 572 572 के रहेंगे। ये फ्यूचर लेवल है। 580 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 16-17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 25 रुपए तक के टारगेट्स पास हो गए। DLF यहाँ पे भी बिकवाली की राय। तो 2 ट्रेड्स आए, दोनों सेल साइड के अभी तक के आए हैं। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, आपकी साइड है बाय या सेल? ऑन द सेल साइड मेरा ट्रेड होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी वेरी सिमिलर एक जो बाउंस आया था वो बाउंस अभी कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुई है इन द वेरी शॉर्ट टर्म, टेकिंग रेजिस्टेंस एट 200 डेली मूविंग एवरेज। लास्ट मंथ ही रेजिस्टेंस लिया है। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे आज नीचे की तरफ कट हुआ है और प्रीवियस स्विंग लो भी नीचे की तरफ टूटे हैं। यहाँ पर मेरे टारगेट्स होंगे अराउंड 1550 और स्टॉप लॉस होगा 1800 पर। ओके, चलिए अब पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनु सर, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अनु सर, एशियन पेंट्स के फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह रहेगी।
क्रूड का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने मिलेगा और डेफिनेटली एक क्लीन ब्रेकडाउन चार्ट्स के ऊपर विजिबल हो रहा है। यहाँ पे आरएसआई निगेटिव डाइवर्जन के साथ में जा रहा है। 2650 की रेंज में इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 2675 का मेंटेन करके चलना है। नीचे की लेवल पर मुझे लगता है 2610 2580 तक की लेवल देखने मिल सकती है। 1 से 2 दिन का समय देना होगा। ओके, एशियन पेंट सेल कॉल आप देखें आपकी स्क्रीन पर। अरुण, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं फार्मा में एक अच्छा मोमेंटम है। ज़ायडस लाइफ के बाद मुझे लग रहा है लॉरस लैब में भी एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। ये मोमेंटम कल भी कैरी हो सकता है, तो लॉरस लैब को खरीदने की सलाह रहेगी। 1388 के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस 1374 के आसपास लगाना है। टारगेट 1421 तक के पोजिशनल देखने को मिल सकते हैं, तो लॉरस लैब को बाय करके चल सकते हैं। लॉरस लैब्स यहाँ पे खरीदारी की राय आती हो अरुण जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, रिकैप करूंगी बाद में, उससे पहले फंडामेंटल आइडिया ले लेते हैं। शरद जी हमारे साथ जुड़ते हुए। शरद जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए जिस तरीके से मार्केट है, कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? आफ्टरनून हमें लगता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। इंश्योरेंस वैसे भी अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया में और आने वाले समय में लगातार इंप्रूवमेंट वहां देखने को मिलनी चाहिए। और कंपनी का जो यूलिप फोकस रहा है ट्रेडिशनली, वहां से वो नॉन पार की तरफ भी फोकस कर रहे हैं। रिसेंटली कुछ स्टेक वगैरह चेंज की खबर आई थी, जिसकी वजह से स्टॉक और गिरा है। तो हमें लगता है काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन वैल्यूएशंस पे। जैसे जैसे आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो नॉन पार बिजनेस पे फोकस बढ़ाते हैं, यूलिप से डाइवर्सिफाई करते हैं, तो वीएनबी में सीएजीआर 15% के आसपास रहनी चाहिए। प्रोडक्शन मिक्स पे फोकस हायर रहना चाहिए। मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकती है 100 से 150 बेसिस पॉइंट की। और वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो पूरे बास्केट में सबसे सस्ती कंपनी हो गई आज के दिन एलआईसी को अगर छोड़ दे तो प्राइवेट इंश्योरेंस में। तो हमें लगता है अगले साल की ईवी पे कंपनी को आसानी से 1.75 का मल्टीपल मिल जाना चाहिए। तो 700 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ 700 रुपए के लक्ष्य के साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आप देख सकते हैं, लंबी अवधि के नजरिए से पसंद आ रहा है। चलिए एक रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। गाबा सर ने गोदरेज कंज्यूमर चुना है, यहाँ पर बिकवाली की राय। एफएमसीजी पैक में कमजोरी है, 990 के नीचे की टारगेट है उनकी तरफ से। 1016 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी ने रियल्टी पैक से डीएलएफ चुना है, जहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। 572 के नीचे की टारगेट, 596 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसी स्पेस से सोमिल जी गोदरेज प्रॉपर्टीज चुन रहे हैं, जहाँ पर डेंट पड़ा है। आज बिकवाली करके पैसे बनेंगे, सेल साइड की कॉल है। 1550 का टारगेट है नीचे का, 1800 का स्टॉप लॉस। पंकज जी कह रहे हैं कि एशियन पेंट्स आज शुरुआत ठीक हुई थी, लेकिन बढ़त गवाई है इसने। एशियन पेंट्स ने डेज लो पर है, तो 2610 2580 के नीचे की टारगेट के लिए चेज कीजिए। 2675 का स्टॉप लॉस लगाइए। अरुण जी का एक लौता बाय साइड का ट्रेड है लॉरस लैब्स। फार्मा स्पेस से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ठीक कर रहे हैं, तो 1421 की टारगेट के लिए से देखें। 1374 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। और फंडामेंटल आइडिया के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ चुना है शरद जी ने 700 के शुरुआती लक्ष्य के लिए। निफ्टी लेकर आई स्क्रीन पर 154 अंक नीचे। अब सर मार्केट ने 23400 का जो लेवल था वो भी तोड़ा, डेज लो पर है और ये गिरावट बढ़ रही है अभी फिलहाल। बिल्कुल। मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, अशोक लेलैंड। आप देखिए, मैं सच बताऊँ तो पिछले हफ्ते हमने अशोक लेलैंड पे नेगेटिव व्यू लिया था। हाँ। जबकि नंबर्स अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था और बहुत लोग हैरान थे कि आपने नेगेटिव व्यू लिया। और वहाँ से देखिए आप स्टॉक किस तरीके से गिरा। 165 वाला स्टॉक 150 पर आ गया है ना, 10% का नेगेटिव मूव आ गया। क्योंकि कमेंट्री में जो अब था ना, वो यही लग रहा था कि साइकिल पीक आउट हो चुकी है शायद, और यही है। अब देखिए 15,000 यूनिट आई हैं, 16,675 का अनुमान था, ठीक है ना। दिक्कत क्या है, ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये साइकिल में चलते हैं। जैसे इसका आप 2 साल का चार्ट रखिएगा अशोक लेलैंड का, इसमें कोई वन वे, मतलब इसमें वन वे मूव्स आते हैं दोनों साइड। चलेगा तो ताबड़तोड़ चलेगा, गिरेगा तो ताबड़तोड़ गिरेगा। ये सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, तो ये एक सेंस बन रही है साइकिल के टर्न होने की। और ये ऑटो स्टॉक्स के लिए आप, बाकी सब तो नंबर्स ठीक ठाक थे, लेकिन एक ये थोड़ा सा ख़राब आ गया। तो अब 23,400 आपने तोड़ा है, निफ्टी पर बिल्कुल तोड़ा है। पिछले 3-4 दिनों में एफआईएस की अग्रेसिव सेलिंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में, और अग्रेसिव शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और इस बार बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है कि लगातार एफआईएस शॉर्ट करके पैसा बना रहे हैं। नॉर्मली क्या होता था, जब इतनी शॉर्टिंग होती थी तो कवरिंग आ जाती थी। इस बार कवरिंग भी नहीं आती। कवरिंग पता कैसे आती है, जब आप एक्सपायरी पे पहुंच जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर नहीं होते हैं, बस
उतनी ही कवरिंग आपको मिलती है, उसके बाद डे 1 से वापस शॉर्टिंग शुरू हो जाती है मार्केट में। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस समय दिक्कत वाली बात है। खैर एनीवे, अब इन सब के बीच में एटलीस्ट एक सेक्टर चमक रहा है, आईटी। एक बार लेकर आइए जरा, 4% है आईटी इंडेक्स ऊपर इस समय। और क्यों है, बात करते हैं। सीएलएसए ने एक रिपोर्ट निकाली है, आशीष से समझते हैं क्या कहा सीएलएसए ने जो इतना भागा आईटी इंडेक्स। आशीष बताइए। सर, एक तो आईटी स्टॉक्स इतने ज़्यादा टूट चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, एक बार मैं आपको रिटर्न दिखा देता हूं कि क्या हालचाल यहां पर आईटी इंडेक्स का देखने को मिल रहा है। अब आप एक हफ्ते और एक महीने में देखें तो थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है, 4-4% के मूव है, बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन इस साल 20%, एक साल में भी देखें तो निवेशकों का पैसा नहीं बना, 17% की बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। अब दरअसल अगर आप देखें तो इस सीएलएसए की रिपोर्ट में बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स कहे गए हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि एक इंडस्ट्री में जो प्राइसिंग मॉडल है इसका शिफ्ट देखने को मिला है। पहले जो सीट बेस्ड इनकी प्राइसिंग होती थी, अब कंजम्पशन बेस्ड देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में एक देखें तो बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो चौथी तिमाही के आईटी कंपनीज के नतीजे थे, इसमें एक तो ईपीएस की ग्रोथ इन्हें अच्छी लगी और साथ में जो गाइडेंस यहाँ पर कंपनियां दे रही हैं, इसके चलते भी कंफर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये बता रहे कि आईटी कंपनीज की, जो भारतीय आईटी कंपनीज हैं, इनकी पार्टनरशिप है सास कंपनीज यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाली कंपनीज के साथ, जिनकी अगर आप देखें तो डिमांड काफ़ी हेल्दी देखने को मिल रही है। और जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग है, इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड वर्क है, इसमें लगातार ऑर्डर और डील्स देखने को मिल सकती है। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी के चलते बता रहे कि सास कंपनीज में एक आईटी स्टॉक है विप्रो, जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, इसको फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये इनके टॉप पिक्स में से शामिल है। इसके अलावा आप देखें तो परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पर भी बता रहे हैं कि विप्रो के बाद अगर सास का एक्सपोजर किसी के पास है तो परसिस्टेंट सिस्टम है। फिलहाल 5% की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बता रहे कि डिमांड बढ़िया देखने को मिल सकती है और जो स्ट्रक्चरल प्राइसिंग शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके चलते आईटी पर ये बुलिश नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये अगर आप देखें आईटी पर सीएलएसए का बुलिश नज़रिया, चलिए एटलीस्ट तो काम आज तो काम ही आ रहा है आशीष, है ना। आज आईटी अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग कहते हैं, आई मीन एक पिलर के तौर पे काम कर रहा है। बट दिक्कत यह है कि छत ऐसे भरभरा रही है कि पूछिए मत। पर शरद जी, आपका टेक क्या होगा आईटी एंड मोस्ट स्पेशली मिड कैप आईटी, जहाँ पे नंबर्स में एटलीस्ट कुछ रेजिलियंस थी, है ना। मैं हम इसी मंच पे कोफोज की मैनेजमेंट से बुखाते बोल रहे थे, क्या स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी थी उन्होंने। आपका टेक क्या कह रहा है? अगर सिलेक्टिवली थोड़ा सा भी अगर आप देखें ऐड करना हो आईटी इस प्राइस पे, इस रिवर्सल को थोड़ी भी रिस्पेक्ट अगर देनी हो, तो क्या रहेगा आपकी पिक पे? मुझे तो लगता है वीरेंद्र जी की अक्रॉस द बोर्ड सारे आईटी स्टॉक्स ही काफी अट्रैक्टिवली प्रेस्ड है। और ये बात हम तो काफी समय से बोल रहे हैं कि जो कंसल्टेंसी बिजनेस वगैरह में वो मूव कर रहे हैं, जो स्वेट शॉप वाला सिस्टम था उससे शायद अपग्रेड हो रही है पूरी आईटी स्पेस इंडिया की। विजिबिलिटी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो ऑब्वियसली उस वजह से थोड़ा नर्वसनेस ज्यादा हो गई है, ग्लोबल माहौल भी वैसा ही है। बट मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में मुझे लगता है कोफोर्ज एक बढ़िया नाम होना चाहिए, वहाँ डिसेंट अपसाइड आनी चाहिए। बिरला सॉफ्ट में आपको ठीक ठाक अपसाइड मिल सकती है। अगर आप डोमेस्टिक फोकस्ड स्मॉल कैप आइडियाज सोच रहे हैं तो मुझे लगता है ओरिएंट टेक एक बढ़िया बेट हो सकती है। तो 3-4 बेट है, बट ये जो वैल्यूएशन पे पूरी स्पेस आज के दिन ऑपरेट कर रही है, मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड आप कुछ भी आईटी में लेंगे तो वहां से डिसेंट पैसा ही बनना चाहिए अगले 6 महीने साल पर। बिरला सॉफ्ट आईटी स्पेस से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। काउंटर और आईटी में स्ट्रेंथ है। बिरला सॉफ्ट 3% के करीब चढ़ता हुआ। लेकिन एक बार आइनॉक्स विंड रखिएगा स्क्रीन पर, 10% से ज़्यादा की गिरावट आज के सेशन में आइनॉक्स विंड में देखने को मिली है। आज का वायदा का लूजर बना हुआ है ये। साथ ही नतीजे आए थे इसके, उसके बाद ये रिएक्शन स्ट्रीट ने किया है पनिश। लेकिन नतीजों में ऐसा क्या था जो इस कदर रिएक्शन देखने को मिला, समझते आशीष से। आशीष बताइए, आइनॉक्स विंड आज का टॉप लूजर क्या है कारण? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये तो नतीजे कमज़ोर आए और दूसरी दिक्कत की बात है कि जब मैनेजमेंट बड़े प्रोमिसेस दे देता है और फिर डिलीवर नहीं होते ना, तो मार्केट फिर छोड़ता नहीं है। लगातार गिरावट है, जहां से खुला था वहां से नीचे ही आया है। स्टॉक तकरीबन अब 10% की बड़ी गिरावट आपको दिखा रहा है। इसके पीछे कारण ये कि पहले आप नंबर्स को समझिए। रेवेन्यू में तकरीबन 2.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। FY26 के लिए जो इन्होंने गाइडेंस दी गई थी वो अचीव नहीं कर पाए, इनफैक्ट उससे काफ़ी कम यहाँ पर आंकड़ा देखने को मिला।
ऑपरेशनल फ्रंट पर आप देखें तो एबिटा में 29% की गिरावट देखने को मिली, 600 बेसिस पॉइंट का कट आपको एबिटा मार्जिन्स में देखने को मिला। मुनाफे में भी देखें तो 45% की गिरावट यहाँ पर रही है। अब खास बात है कि जो ऑर्डर इनफ्लो है ना वो बहुत ही कमज़ोर रहा है इस क्वार्टर के दौरान, 82% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। सिर्फ 18 मेगावाट के जो ऑर्डर्स हैं ये इन्होंने क्वार्टर के दौरान ऐड किए, लेकिन हर बार की तरह मैनेजमेंट अभी भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश साउंड कर रहा है। नंबर्स और मैनेजमेंट की कमेंट्री के बीच में तालमेल समझ में नहीं आ रहा है। मैनेजमेंट कह रहा है कि FY27 में 75% रेवेन्यू की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 75 बिलियन के डॉलर के आसपास की आय का लक्ष्य यहाँ पर लगा रहे हैं। एबिटा मार्जिन की जो गाइडेंस है इससे अगेन 20% के आसपास रखा है। ऑर्डर बुक ये बता रहे हैं कि 3.1 गीगावाट की है, जिसमें तकरीबन आप देखें तो ग्रोथ बहुत बढ़िया देखने को मिल सकती है। साथ में आप देखें तो कुछ और एग्जिस्टिंग कैटलिस्ट और ट्रिगर भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये बता रहे हैं कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है इसका आगे जाके डीमर्जर देखने को मिल सकता है। हालांकि स्टॉक अपने हाई से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है और इस करेक्शन के बाद अब वैल्यूएशन थोड़े से सस्ते हैं। तो अब देखना होगा कि FY27 मैनेजमेंट कैसे डिलीवर करता है। लेकिन पीई के लिहाज से आप देखें तो 26 टाइम्स FY27 और 28 के हिसाब से देखें तो 18 टाइम्स है। ईवी एबिटा FY28 10 टाइम्स पर चल रहा है। वैल्यूएशन आकर्षक है लेकिन मैनेजमेंट को डिलीवर करना पड़ेगा। ओके, देखिए डिलीवर नहीं करेंगे तो मार्केट ऐसे ही पनिश करेगा। और सच बताऊँ ना तो इनमें से कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें प्रॉमिस इतना है, डिलीवरी बिल्कुल नहीं है। और आइनॉक्स विंड में भी आज यही हुआ है और बिल्कुल क्या पिटाई हुई है। देखिए 9.5% के करीब स्टॉक नीचे। एक बार थोड़ा 6 महीने का चार्ट रखेंगे इसका ज़रा, आइनॉक्स विंड का, देख लेते हैं कि क्या किया है इन महाशय ने 6 महीने में और फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से है ना। तो और ये सब पता है क्या, ये सब वो पिछले बुल मार्केट के हीरो हैं जिन्हें लोग पकड़ के बैठे हुए हैं। और यही स्टॉक्स हैं, ऐसे ही स्टॉक्स हैं जिन्होंने लोगों के पोर्टफोलियो क्रैक कराए हैं बुरी तरीके से, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल से लोग पकड़ के बैठे हैं और अब निकल भी नहीं पा रहे हैं। जब लगता है कि मैं निकल जाऊंगा उल्टा और गिरावट आ जाती है। और ये स्टॉक मार्केट का रूल है, जिन स्टॉक्स में आप लॉस बुक नहीं करेंगे ना, मार्केट उनमें आपको और लॉस कराएगा, और जिनमें आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेंगे वो और जल्दी और ज़्यादा भागेंगे। चलिए श्रेया कैश मार्केट के स्टॉक्स ले लेते हैं। ओके सर, वक्त हो रहा है कैश कॉल्स का और कैश कॉल्स के लिए हमारे साथ है सोमिल मेहता जी, मानस जी और गापा सर। सोमिल जी शुरुआत कीजिए, बताइए कैश में कौन सा काउंटर? कैश में मैंने चुना है वेलस्पन लिविंग। वेलस्पन लिविंग में आज एक ब्रेकआउट मिला है और मुझे लगता है यहाँ से ये कंटिन्यू रहेगा। मीडियम टर्म का कॉल है, स्टॉप लॉस ट्रिक लगा है क्योंकि मार्केट्स में थोड़ी सेल ऑफ शार्प है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 138 पे, टारगेट 165 पे है। एक फ्लैग पैटर्न बना था जो ऊपर की तरफ टूटा है आज के सेशन में और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। ऑन द वीकली चार्ट्स भी ये ऊपर के जो प्रीवियस स्विंग हाइज है वो ऊपर की तरफ टूटे हैं, सारे एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। ग्रेट स्टॉक टू बी इन। स्टॉप लॉस ट्रिक रखा है, लगाए अराउंड 138 पर। ओके, वेलस्पन लिविंग ये हो गई सोमिल जी के पिक। गाबा सर आपने क्या पिक किया कैश में? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा ध्यान है एथर पर। एथर ट्रेड करा है 1131 पर और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब, ज्यादा नहीं, 1121 पर, 10 रुपए का करीब, और टारगेट होना चाहिए 1170। स्पिलओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है एथर। दूसरा एथर है ये, जो वो 2 व्हीलर कंपनी है, ये वो वाला एथर है। हाँ एथर मतलब 2 अलग अलग एथर हैं, जो अब दिखाया था वो नहीं था, ये वाला एथर है। तो ये हो गई गाबा सर की ट्रेड। वीरो जी, एथर करीब 1131.90 पे ट्रेड करता हुआ। माना साहब का ट्रेड? तो देखिए केपीआर मिल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर काफी दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, 980 पे रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 980 पे ही स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे और 1040 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, 1040 का आप लक्ष्य यहाँ पे रखेंगे इस स्टॉक पे। तो 3 यहाँ पे कैश कॉल्स हो गई अब तक। अब एक काम करिए, हल्का सा इंडेक्स पे ले आइए। अब हम डिसाइसिवली 23,400 की ट्रैजेक्टरी के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और थोड़ा सा जो मोमेंटम कुछ स्टॉक्स में लौटा था वो अब गजब कोलैप्स होने के तरीके से विजिबल है। लुक एट ट्रेंड, ये कोलैप्स होता हुआ। लेकिन जिस स्टॉक का मैंने जिक्र किया था ITC, एक बार उसको लेके आइए डे लो पर, ये हैवी वेट्स। फिर लेके आइए आप HDFC बैंक डे लो पर,
और HDFC बैंक का ये क्लोज अगर आता है तो याद रखिएगा 6 अप्रैल के बाद अब तक की ये सबसे लोवेस्ट ट्रजेक्टरी होगी, सबसे लोवेस्ट ट्रजेक्टरी। सौमिल, आपका सेंस क्या बन रहा है? मैंने अगर आज ये क्लोज मिलता है हमको 740 और मैं देख रहा हूँ कि जून की नीचे के पुट्स में एग्जिट विजिबल है, मैं कुछ देर से इसी को देख रहा था, 2-3 स्टॉक्स की पूरे एग्जिट्स को देख रहा था, क्या इसके लिए भी 725 के जोन खुल जाएंगे HDFC बैंक? और कुछ डाउट्स भी थे, कुछ खबरें भी नेगेटिव आई, आपको HDFC बैंक का प्लेसमेंट कैसा लग रहा है? वेरी HDFC बैंक में मैं कुछ समय से बुलिश हूँ बिकॉज ये बहुत ही अच्छे लेवल्स है। एक ट्रेंड लाइन है जो लास्ट 6 महीनों से या उससे ज्यादा से होल्ड है और HDFC वो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ नहीं तोड़ी है। दैट इज वन थिंग। दूसरा, जो प्रीवियस स्विंग लो है, मंथली स्विंग लो, वो अराउंड 725 के आसपास है। तो जब तक वो नहीं टूटता है आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस स्टॉक। मैं जानता हूं कि यहाँ पर शार्प सेल ऑफ है, लेकिन HDFC बैंक में वेरी स्पेसिफिकली जो ट्रेंड लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नीचे की तरफ टूटती है और 725 के नीचे क्लोजिंग आती है, तब नीचे के लेवल्स खुल जाते हैं और वो 670 पहला लेवल, दूसरा लेवल 627, ये दो लेवल्स को ध्यान में रखना है। 725 के नीचे मुझे लगता है कि फिर ये शार्प सेल ऑफ्स देखने मिलेंगे। HDFC बैंक देखिए किस तरीके से गिर रहा है स्टॉक लगातार। चलिए काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए पंकज जी और अरुण जी हमारे साथ हैं ही शो में। राजेश पालीवाल जी भी जुड़ गए हैं अभी इस शो में। राजेश जी गुड आफ्टरनून। चलिए आपके धमाकेदार ऑप्शन से शुरुआत कर लेते हैं, बताइए आपकी ट्रेड। तो अनुज जी, यहाँ पे सेल साइड का ही स्टॉक पसंद आ रहा है और उसमें हमें लगता है यहाँ पे अशोक लीलैंड का पुट बाय किया जा सकता है 150 की स्ट्राइक का। जिस तरीके से स्टॉक में यहाँ पे वीकनेस देखने को मिली और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक अब फिसलते हुए दिख रहा है, तो 150 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन अशोक लीलैंड का बाय करने की सलाह है। 6 रुपये 15 पैसे 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें लगता है टारगेट बन सकते हैं करीब 11 रुपये की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 4 रुपये के आसपास। अशोक लेलैंड की पुट लेनी है आपको 150 की नंबर साइज के ऑटो सेल्स आंकड़े और वो काफ़ी कमज़ोर है, इनफैक्ट डेज लो पर करता हुआ कामकाज अशोक लेलैंड। पंकज जी आप बताइए ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं? जी ट्रेंड के फ्यूचर्स में एक काफी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ यहाँ पर नजर आ रहा है, तो पुट साइड में सलाह रहेगी 4100 का पुट 140 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो 140 रुपए में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 128 का मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 162 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, ट्रेंड अभी जिसका जिक्र मैं कर रहा था, इन 2-3 काउंटर्स में ना बड़ी शॉर्टिंग विजिबल है। आप जरा इस पुट को देखिए, जरा बस क्वांटम ऑफ अनवाइंडिंग को देखिए स्टॉक में इटसेल्फ, और उस स्ट्राइक पे रखिएगा जरा एक बार प्लीज। जरा OI रिडक्शन देखिए इस पुट में। जितने भी पुट राइटर्स थे इस काउंटर से अब वो बाहर निकल रहे हैं। क्या बड़े बड़े वाइल्ड अगर आप देखें OI शेड है 23%, ह्यूज। अरुण आपका ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, हीरो मोटोकॉर्प में क्लियर ब्रेकडाउन है। 4900 के नीचे सेकंड टाइम की क्लोजिंग मुझे नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं 4800 के पुट को लेने की सलाह रहेगी 127 के आसपास। 109 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 162 के टारगेट्स। ओके चलिए ये हो गए अब आपके लिए धमाकेदार ऑप्शंस। अब आगे बढ़ते हैं। चौथी तिमाही में इंडिगो का घाटा जरूर घटा है, ने घाटा जरूर दिखाया, लेकिन ऑपरेशनल नंबर्स फिर भी ठीक ठाक थे। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है, लेकिन जहां खुला वहीं से स्टॉक गिरना शुरू हुआ और अब तो डे लो के करीब है। बुल वर्सेस बेयर के लिए आज ये परफेक्ट पिक है। तो आशीष मानते हैं कि यहाँ पर तेज़ी होगी, क्योंकि नूपुर का मानना है कि अभी तो पिटाई बाकी है। तो शुरुआत करें बुल वर्सेस बेयर की। सर बिल्कुल मैं ही शुरुआत कर लेता हूँ। थोड़ा सा तो ऊपर था ही आज ये स्टॉक, और नंबर सिर्फ ऊपर से देखे तो आपने आशीष थोड़ा सा ही ऊपर बचा ये स्टॉक, और अब कुछ बचा नहीं है। डे लो के आसपास कारोबार आज इंट्राडे के लिए नहीं है, लंबी अवधि का स्टॉक है। आप ये एक दिन के मूवमेंट से मत उत्साहित हुई। आप देखिए 64% का मार्केट शेयर है। आपको एविएशन इंडस्ट्री में कोई भी स्टॉक खरीदना है, कौन सा खरीदेंगे? कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास, मोनोपोली है। सरकार भी नहीं चाहती कि मोनोपोली रह जाए। और क्रूड का इम्पैक्ट जब 60-70 डॉलर के आसपास क्रूड था, तब भी इस स्टॉक ने रिटर्न नहीं दे पा रहा था, तब भी कंसर्न्स निकल के आ रहे थे। अब तो 120 का एवरेज, 100 का तो एवरेज पूरे क्वार्टर का मान लीजिए। एक महीना क्रूड के प्राइसेस बढ़े और पूरा 7,000 करोड़ का जो कंपनी ने मुनाफा किया था FY 27 में, पूरा इरोड हो गया। और इस साल पूरा साल का देखेंगे तो आपको 2300 करोड़ का नेट लॉस नजर आएगा।
$5 अगर कंपनी के लिए क्रूड में इम्पैक्ट बढ़ता है या प्राइस बढ़ते हैं ना $5 से, तो 13% EPS इम्पैक्ट आता है। क्रूड डबल हो गया, घाटे में आ गई कंपनी। एक ही महीने का इम्पैक्ट था Q4 में, इस बार तो आपको पूरी तिमाही का इम्पैक्ट नजर आएगा। लेकिन ये तो सारी एविएशन इंडस्ट्री के लिए ना, तो पूरी दुनिया भर के लिए आप थोड़ी सी लंबी, इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आप फ्लाइट कम यूज करें, ट्रेन का उपयोग ज्यादा करें, तो वैसे डिमांड भी स्लो डाउन देखने को मिली है। इनफैक्ट पैसेंजर व्हीकल का डेटा भी आया था ना अप्रैल का, वो भी यही सजेस्ट कर रहा था कि डिमांड थोड़ी कमजोर है। नहीं देखिए, मैं अपने तर्क को दोबारा दोहरा रहा हूँ, 64% का मार्केट शेयर है, मार्केट लीडर है ये, और जो इनका सेकंड डिस्टेंट है वो एयर इंडिया 27% के आसपास का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि रेजिलियंस बिजनेस की कितनी है, कितनी एयरलाइंस भारत में कोशिश की, प्रयास किए, सफल होने के, कोई नहीं टिक पाया। एक इंटरग्लोब एविएशन ऐसे है जो अपने एकदम एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल के चलते देखें तो अब तक टिकी हुई है, और ऐसा नहीं सिर्फ टिक रही है, ग्रो भी कर रही है। सबसे बढ़िया बैलेंस शीट है इनकी। सही कहा आपने, ग्रो करी, तभी तो इस बार जो रेवेन्यू ग्रोथ आई वो 20 क्वार्टर की सबसे लोवेस्ट ग्रोथ थी। तो कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है वो तो नंबर्स में क्लियरली नजर आ रहा है आशीष। लेकिन आपने कहा कि मोनोपोली है, 64% का मार्केट शेयर है, इसीलिए वो डिस्ट्रप्शन का इम्पैक्ट दिखाता दिसंबर में, और सरकार भी नहीं चाहती कि ऐसा फिर से हो, इसलिए काफी सारे जो दूसरे प्लेयर्स है ना, उनको भी अपनी कोई पास में भी नहीं है इनके मार्केट शेयर, उनका नाम लेना समय व्यर्थ करना होगा, कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन जो कंपटीशन है ना आशीष, जैसे कि आपने कहा कि नहीं है, लेकिन एयर इंडिया का अगर आप देखें ना रूट, तो 14 जगह ऐसी जहाँ पे ओवरलैप कर रही है एयर इंडिया, और वही उसका एक प्लस पॉइंट है। 27% का मार्केट शेयर है इंडिया के पास, लेकिन उसके पास एक एज है कि वो मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं। इंडिगो के पास अभी दोनों चीज़ें करनी है, पहले जो फ्लाइट कट हुई थी उसे रिवाइव करना है, जो दिक्कतें आई थी पायलट की वो सही करनी है। इनफैक्ट अब ये कॉस्ट की नई दिक्कत आ गई कंपनी के पास, और पहली बार थोड़ी ना क्रूड ऐसा नहीं है कि आज की, पहले भी क्रूड बहुत बार महंगा हुआ है, और देखिए आप कंपटीशन की चिंता आपको काफी ज्यादा लग रही है। ये दिक्कतें आज की नहीं है इंडिगो के, पिछले 6-8 महीने से देखिए स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस दी है, 20% 25% से स्टॉक नीचे ही है। स्टॉक नीचे जरूर है, लेकिन ऊपर नीचे होता रहेगा। अब आप देखिए कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज आपकी बढ़ रही है, ज्यादा लोग जो है हवाई यात्रा कर रहे हैं। आप 10 साल पहले नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स देखिए, उससे आज आपको दुगने नजर आएंगे। रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर भारत का फोकस है। आप देखिए नवी मुंबई में एयरपोर्ट आ गया, वहाँ दिल्ली के पास एक और एयरपोर्ट आ गया। ऐसी जो रीजनल कनेक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है ना, तो इसका एक फायदा मिलेगा, और ये तो फायदा तो तब मिलेगा ना जब अपनी फ्लीट एक्सटेंड करेगी कंपनी, तभी फायदा मिलेगा। जब एयर इंडिया ज्यादा एक्सपैंड कर रही है तो फायदा उससे ज्यादा मिलेगा ना, मार्केट शेयर उसका ज्यादा बढ़ते हुए दिखेगा तेजी से, वो अग्रेसिव होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इंडिगो तो अपने पुरानी दिक्कतें सॉल्व नहीं कर पा रही है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में ना किसी भी हिसाब से आप कंपेयर करके देख लीजिए, इंटरग्लोब एविएशन पर सीट सबसे बेस्ट मार्जिन, सबसे बेस्ट मुनाफा करता है पूरे भारत में। और साथ में आप देखें तो इन्होंने जो नए ऑर्डर्स भी दे रखे हैं, इससे और इनकी कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। भारत एज ए एविएशन मार्केट बहुत अट्रैक्टिव है, और माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एविएशन मार्केट इंडिया में होगी। ओके, इंटरग्लोब एविएशन पर ये बहस अच्छी लगी सर। आपने आशीष होने का इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी तो कर रही है, इंटरग्लोब एविएशन कर रही है। सर नूपुर के अपने तर्क हैं, लेकिन आशीष के भी तर्क सही है कि इस बार पहली बार तो नहीं हुआ है क्रूड हाइक, तो उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन इंडस्ट्री कैसी लग रही है आपको एविएशन सेक्टर की, और इंडिगो कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं नूपुर को एक चीज़ बता दूं कि एयर इंडिया का मार्केट शेयर नहीं बढ़ने वाला। हाँ। भूल जाएं। मतलब अगर इस अगर ओवरऑल पाई छोटी होगी ना, तो उल्टा वो एयर इंडिया का ज़्यादा छोटा होगा पाई उसमें। देखिए, इंडिगो एक मशीन है, और वो उसमें एक बुरा दौर आया था, अभी भी चल रहा है वैसे बुरा दौर, और अभी भी आप मुझसे पूछेंगे ना, मैं अभी भी गंग हो के नहीं बोलूँगा इंडिगो को कि अब आप यहाँ पे बस अब और नहीं गिरेगा स्टॉक। वर्स्ट टाइम में हो सकता है 3500 भी चला जाए। मैं मतलब ऑनेस्ट स्पीकिंग मुझे नहीं पता, हो सकता है चला जाए 3500 भी, जहाँ पे ब्लाइंड बाय होगा अगर चला गया तो। बाय द वे देखिए, एक तो ना इंडिगो को भी एक चीज़ समझनी होगी, इंडिगो ने पिछले कुछ महीनों में गलतियाँ की हैं। अभी मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, जो बिजनेस स्ट्रेच जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बहुत बेकार है, ना उसमें कंफर्ट है और ना उसमें कोई इकोनॉमिक सेंस है। 12 में से 10 सीटें खाली जाती हैं उनकी, गिनती की 2 सीटें। कोई कॉर्पोरेट ट्रैवल कर रहा हो या किसी को ट्रैवल वो फ्री में मिला हो तो चला जाता है, अदरवाइज नहीं मिलता। ठीक है ना, कोई फ्री अपग्रेड मिल जाए, कुछ हो जाए, अदरवाइज नहीं जाता। वो पूरी की पूरी जो रियल एस्टेट है ना, वेस्ट ही जा रही है इनकी। ठीक है, एयर इंडिया से क्या गलती हो गई, एक विस्तारा का जो इतना अच्छा ब्रांड था वो उन्होंने मर्ज कर दिया, और उसमें पूरा का पूरा वो बेनिफिट खत्म कर दिया, तो वो सबसे बेकार हो गया। तो
अभी भी देखिए क्या है, अगर आपको ट्रैवल करना है ना, झक मार के आप इंडिगो की फ्लाइट ही बुक करते हैं, है ना। अगर आपको टाइम पे पहुंचना है और करना है, आपको बराबर ये पहुंचा देगा टाइम पे हमें, है ना। और ठीक है, मतलब और एक बेसिक सच बताऊँ ना, अब आजकल उड़ना के कैसा हो गया है, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देखता हूँ तो उसके 4 एपिसोड डाउनलोड कर लेता हूँ, अपने आराम से एयरपोर्ट्स लगाए, वो ऑन कर दिया, उनको बोल दिया मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं आराम से अपना देख रहा हूँ, अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट ले लीजिए और आराम से बैठ जाइए और उसके बाद पहुंच जाइए। ये उड़ने का वैसा ही रह गया। वो वाला ज़माना गया जिसमें आप सोचते थे कि वो एक समय पे विजय माल्या ने कोशिश की थी, उसके बाद देखा था आपने क्या हुआ था। तो अभी एयरलाइंस का बिजनेस जो है ना वो ऐसे ही रह गया है कि बस अपना वो जल्दी से पहुंचना हो तो ठीक है, वरना कोई और नहीं। एक समय पे जो तांगा होता था वो आजकल ग्लोरीफाइड तांगा ही है, वो एविएशन सेक्टर, और कुछ है नहीं वैसे। ठीक है, तो बस वही करो और उसी में पैसा बनाए। स्पाइस जेट तो तांगा को भी छोड़ देगा सर पीछे। वो तो खैर देखिए, स्पाइस जेट की तो क्या ही बात है। स्पाइस जेट तो मैं 70 रुपये से लोगों को बोलता रहा हूँ कि टच भी नहीं करना है। हाँ। और मैं बताऊँ बहुत स्मार्ट बड़े जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसे इन्वेस्टर्स ने स्पाइस जेट में हाथ जलाए हैं, तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। वो तो आप मतलब आपकी गलती रही होगी वो तो, अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ। तो इंडिगो वो नहीं है। इंडिगो में मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अप्रोच आप ले सकते हैं कि SIP अप्रोच ले सकते हैं कि यहाँ से लेके, अगर क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं कर पाएंगे आप, 3500-3600 तक के अगर लेवल्स आ गए तो वो एक अप्रोच हो सकती है इंडिगो के लिए, क्योंकि अगर एक कच्चा तेल हमेशा तो यहाँ रहने वाला नहीं है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस नीचे तो आएंगे इवेंचुअली, ठीक है, और इकॉनमी भी हमेशा तो स्लो नहीं रहेगी, एक स्लो फेज चल रहा है इकॉनमी का, तेज़ी वाला फेज भी आएगा। और अभी भी ठीक है, 1 क्वार्टर लॉस है तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अभी भी, वो ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। हाँ, 3-4 क्वार्टर और अगर लॉस मेकिंग आ गया तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से जो वर्स्ट था, अब वो स्टॉक भी 6200 से करेक्ट होकर 4400 आ चुका। अच्छा, एक और चीज़, अगर ये इंडिगो नहीं होता ना, इतने न्यूज़ फ्लो में 6200 वाला स्टॉक अब तक आराम से 2500 आ चुका होता। बट बिकॉज ये इंडिगो है, मार्केट को अभी भी इसके ऊपर थोड़ा सा एक ट्रस्ट फैक्टर है, इस वजह से स्टॉक अब से 4400 तक आया। खैर, आशीष नुपुर, शुक्रिया अच्छी डिबेट के लिए। शरद जी का व्यू ले लेते हैं। शरद जी, आप क्या व्यू रखेंगे इंडिगो पर? जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल मैं कंकर करता हूँ जो आप बोल रहे हैं कि ग्रेजुअली एक तो वो जो बजट एयरलाइन से मूव किया है प्रीमियम साइड पे, वो मुझे लगता नहीं कि इतना प्रॉफिटेबल रहा है कंपनी के लिए, और मुझे डाउट है कि लॉन्ग टर्म में भी वो बहुत ज्यादा एक्रेटिव होगा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी, खास करके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो वो एक मुझे डाउट है। और इन वैल्यूएशन पे जो चीज आप बोल रहे हैं वो एकदम वैलिड है कि हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले महीने भर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला इशू है, क्योंकि दोनों साइड्स के लिए शायद अब सस्टेन करना इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है वो काफी मुश्किल है। और जनरली वॉर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट खत्म होने पे ही इम्पैक्ट आता है, वो वॉर्स खत्म होते हैं। तो मुझे लगता है दोनों कंट्रीज की प्रोबेबिलिटी इसको कंटिन्यू करने की अब काफी कम है, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तो ऑयल अगर यहाँ से हॉर्मुज़ वाली सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है तो इंडिगो में आपको एक रैली मिल सकती है। तो मैं भी जो इनिशियल टारगेट्स देख रहा हूँ, लगभग अगर 200 के आसपास की नेक्स्ट ईयर की अर्निंग समझे तो लगभग 5500 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। तो स्टैगर करके अगर अगला 10% फॉल मिलता है उसमें स्टैगर करके आप ले लीजिए तो एक बढ़िया अप्रोच हो सकती है। लेकिन मैं भी बहुत लॉन्ग टर्म क्लियर नहीं हूँ जब तक ये प्रीमियम वाला जो पोजीशन है उसमें वो कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या नंबर्स आते हैं। बट हाँ, टिपिकली एक ट्रेडर माइंडसेट से अगर आप करना चाहते हैं 20-25% के लिए, तो हो सकता है आप अगर यहाँ से लेते हैं तो 5500 के टारगेट्स देख सकते हैं जैसे जैसे ऑयल के प्राइसेस नीचे आते हैं। बिल्कुल। और वीरू, आप भी काफ़ी ट्रैवल करते हैं वैसे, मतलब, और एक ऑप्शन, डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन यही होता है ट्रैवल करने का, और कोई होता नहीं है ना? बिल्कुल, और कोई नहीं है। मैं 2 बार एयर इंडिया में सफ़र कर रहा था अनुज, मैं पहुंच गया जिस टाइम फ्लाइट का टाइम था तो उस टाइम क्रू आया, तो फिर मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा अब नहीं फ्लाई करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑटो सेल्स की। और ऑटो सेल्स कैसी रही अब तक? अभी तक तो सारे नंबर्स ठीक लग रहे थे, सिर्फ अशोक लेलैंड का नंबर थोड़ा सा ख़राब लगा मुझे। सुदर्शन के पास चलते हैं और सारी डिटेल्स ले लेते हैं। सुदर्शन, बताइए कैसे रहे नंबर्स अब तक? जैसा आपने बोला कि अशोक लेलैंड को अगर जो थोड़ा सा हटा दें तो अधिकांश कंपनियां ने जो सेल्स नंबर्स दिए हैं मई महीने का, वो लार्जली इनलाइन है या कहें स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन से। तो 2 व्हीलर की अगर जो बात करें तो लार्जली इनलाइन है। अगर जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो लो बेस, क्योंकि FY26 का जो फर्स्ट हाफ का था H1 का बेस बहुत कम था, तो उस बेस पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। और ट्रैक्टर सेगमेंट का भी सेल्स ग्रोथ अच्छा रहा,
लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि आउटलुक मोर इंपॉर्टेंट है मई महीने के सेल से। तो अगर जो स्टार्ट करते हैं टू व्हीलर सेगमेंट में, बजाज ऑटो का सेल्स लार्ज इन लाइन है। अगर जो एक्सपोर्ट सेगमेंट में बात करें तो हमेशा मंथली रन रेट अभी भी वो 2 लाख से ऊपर का मेंटेन कर रहे हैं। डोमेस्टिक ग्रोथ 10% था, जो भी ऑलमोस्ट लार्जली इन लाइन विद कंपनी के गाइडेंस है। अगर दूसरी कंपनी की बात करते हैं टीवीएस मोटर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर, सारे सेगमेंट्स में जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा देखने को मिला। अगर जो ईवी की बात करें तो वहाँ पे तो ग्रोथ ऑलमोस्ट 55% है, तो वही बहुत अच्छा है। आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड सेल्स अगेन यहाँ पे भी लार्जली इन लाइन है। 1.03 लाख कंपनी ने रिपोर्ट किया है, 1 लाख यूनिट का एस्टिमेट था। तो एक सेगमेंट जो उनका खराब करते हुए दिख रहा है वो है इंटरनेशनल सेगमेंट, एक्सपोर्ट सेगमेंट। वहाँ पे 33% का डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूटर है अप टू 350 सीसी, वहाँ पे भी ग्रोथ अभी भी अच्छा है और इस महीने ग्रोथ रहा है 19%। अगर जो पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो मारुति के लिए एंट्री लेवल सेगमेंट लो बेस ऑलमोस्ट 6700 का था मई महीने का, वहाँ से 140% का ग्रोथ देखने को मिला। यूटिलिटी व्हीकल सेल्स और कहें एसयूवी सेल्स, वहाँ पे भी 40% से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2 सेगमेंट्स हैं, ऑटो और ट्रैक्टर। मई महीने में दोनों के सेल्स ग्रोथ जो है अपने एस्टिमेट से अच्छा है और कंपनी अभी बोल रहे कि जो गाइडेंस, इंडस्ट्री गाइडेंस दिया था ट्रैक्टर सेगमेंट का मिड सिंगल डिजिट, वो मेंटेन करते हैं और एसयूवी में जो उन्होंने मिड टू हाई टीन्स का दिया था वो भी वो मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आते हैं टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल, हंडे का सेल्स थोड़ा सा बिलो एक्सपेक्टेशन है दोनों फ्रंट पे, डोमेस्टिक बात करें या एक्सपोर्ट बात करें, और सेल्स ग्रोथ सिर्फ ओवरऑल 4% है। पीवी, टाटा मोटर्स पीवी का ग्रोथ अच्छा रहा है, सेल्स इंक्रीज हुआ 42% और ईवी हाईएस्ट मंथली सेल्स और वहाँ पे ग्रोथ है 85% पे। अब आते हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, यहाँ पे सेल्स थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम है, 17% का ग्रोथ देखने को मिला और अपना एक्सपेक्टेशन था 24%। और जो एमएनएचवी का सेल्स है वो 10% बढ़ा है और जहाँ से इनको कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा मिला है वो कार्गो एंड पिकअप सेल्स, वहाँ पे 30% का ग्रोथ देखने को मिला। अशोक लेलैंड का कमेंट्री के बाद लगा था कि सीवी अप साइकिल अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन इस महीने के सेल्स देखने के बाद लग रहा है ऐसा कि आगे कुछ एक महीने भी इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। टोटल सेल्स एक सिंगल कंपनी है जिसने डिक्लाइन रिपोर्ट किया, 3% का डिक्लाइन, एक्सपेक्टेशन था 8% ग्रोथ का। और अगर जो एलसीवी को हटा दें सारे सेगमेंट्स में डिक्लाइन, तो अशोक लेलैंड को छोड़कर अधिकांश कंपनियां ने सेल्स जो रिपोर्ट किया लार्जली इन लाइन या स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। सुदर्शन, अगर एक लाइन में अगर आपको सम अप करना हो, ईवी कैसा रहा टोटल सबके लिए? एक लाइन में अगर सुदर्शन ईवी, सॉरी आई थिंक वीरू आपकी आवाज़ सुदर्शन को नहीं आ पा रही थी, एक बार दोबारा ट्राई कीजिए। हाँ, मैं पूछ रहा था सुदर्शन, अगर आपको सब कुछ मिला के अगर बोलना हो कि ईवी की टोटल सेल्स कैसी रही इस पूरे नाजुक दौर में, इस 3 महीने में, तो आप क्या कहेंगे? तो ईवी सेल्स का अगर जो आप 3 महीने की नहीं बात करें, क्योंकि लास्ट 2 महीने में आपको मेजर पुश देखने को मिला गवर्नमेंट की तरफ से भी और रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ से। तो मैं एक एग्जांपल इसमें देता हूं आपको ओला इलेक्ट्रिक का, क्योंकि मैंने फ्राइडे को भी इसकी बात की थी और आज के दिन आपको पूरे महीने का नंबर्स आपके पास है और इन्होंने ऑलमोस्ट, जो मैं बोल रहा था कि 3 दिन बाकी है, ऑलमोस्ट 15,000 का मंथली वो हो जाएगा, तो इन्होंने आज रिपोर्ट भी किया है 15,139 एंड ओवरऑल दोनों महीने मिलाकर इनका सेल्स हो गया अराउंड 28,000 यूनिट्स। तो सिर्फ अगर जो बात करें एक और महीने का, अगर जो 12,000 करेंगे तो ये अपना गाइडेंस अचीव करेंगे। इसके अलावा टीवीएस मोटर जो इस महीने 44,000 इन्होंने किया ईवी सेल्स, हाईएस्ट मंथली सेल्स एवर। पैसेंजर व्हीकल में कौन लीडर है? टाटा मोटर्स, ऑलमोस्ट मोर देन 40% मार्केट शेयर, उसका ईवी सेल्स का ग्रोथ 85%। एथ एनर्जी आप जानते हो स्टॉक जो है मल्टी बैगर्स रहा है और इस महीने भी उसका सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है और अभी भी वो नंबर 3, ये टीवीएस और बजाज के बाद नंबर 3 प्लेयर है। तो ईवी में एकदम जिस तरीके से पुश देखने को मिल रहा है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इवन ग्रोथ नंबर्स पे। शुक्रिया सुदर्शन। अब फटाफट 4 का चौका ले लेते हैं, सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे हम मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए सौमिल जी के पास और मिड का फंडा के लिए चलेंगे हम शरद अवस्थी जी के पास। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए एनएमडीसी के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। एनएमडीसी ने 10-20 मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, तो इसका 92 वाला कॉल ऑप्शन जो करीब ₹3.30 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें ₹2 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ₹6 के टारगेट सेट कर लेंगे। आपका एनएमडीसी का अगर आप देखें तो आपका ये कॉल हो गया 92 की स्ट्राइक को आपको पिक करना है आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। राजेश पालवी जी, आपके फिर सुपरस्टार। तो विरेन जी यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड रहेगा और वो डिलीवरी में यहाँ पे हमें लगता है शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉक को अगर हम देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल कर रहा था, वहाँ पे ब्रेकडाउन वीकली डेली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा है।
हमें लगता है जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ ये स्टॉक में फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 430 के टारगेट के लिए फ्यूचर्स में शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 446 के आसपास। ओके, डिलीवरी होगी एफएनओ सुपरस्टार में पालवेज के पिक। सोमल जी, आपका चार्ट का चमत्कार? मेरा भी शॉर्ट साइड पे ही ट्रेड होगा। शॉर्ट साइड पे चोला फाइनेंस ऑन द शॉर्ट साइड। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में 200 डेली 20-40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस लेके फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, इनफैक्ट 3 या 4 वीक में ये डाउन ट्रेंड में ही है और सारे एवरेजेस के नीचे चल रहा है। एक छोटा कंसोलिडेशन ऑन द आवरली चार्ट्स नीचे की तरफ टूटा है। मोमेंटम इंडिकेटर सेल साइड पर है। ग्रेट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। नीचे में जो टारगेट्स होंगे वो अराउंड 1400 के होंगे और ऊपर में जो स्टॉप लॉस है वो 1545। ओके, चोला इन्वेस्टमेंट। शरद जी, आपका स्टॉक पिक? जी, हमारा पिक होगा हेक्सावेयर टेक। हम लोगों को लगता है जिस तरीके से कंपनी में साइबर टेक वगैरह में काम किया, साइबर सिक्योरिटी वगैरह में और एआई में भी जिस तरीके के इन्वॉल्वमेंट है, तो साइबर सॉल्व हेक्सावेयर ने रिसेंटली एक्वायर किया था, उसका भी फायदा आने वाले समय में नंबर्स में दिखना चाहिए। और जनरली हमें लगता है कि साइबर सिक्योरिटी में जो सीएजीआर है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगले 4-5 साल बेटर रहनी चाहिए। 18% के आसपास की सीएजीआर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2030-31 तक। और ये एक्विजिशन और एआई वाला जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से अगले 2-3 साल में लगातार मार्जिन में भी एक्सपेंशन होना चाहिए। अभी लगभग 17% के आसपास की मार्जिन है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये मार्जिन बढ़ के 19-20% हो जाएगी। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कंपनी 29-30 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी। 25 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 700-750 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से हेक्सावेयर टेक। हेक्सावेयर टेक शरद जी की पिक हो गई मिड कैप फंडा में। मीनवाइल आप देखिए बाजार में गिरावट और बढ़ती हुई डेज लो पर 175 अंक अब नीचे से निफ्टी में कामकाज कर रहे हैं 23,372 के लेवल पर। बैंक निफ्टी यहाँ पर और प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और कितना बड़ा नेगेटिव सर ये, जिस तरह से आज लेवल सारे टूटे हैं। 53,500 भी टूट गया बैंक निफ्टी पर अब श्रेया। और देखिए अब 23,262 ज़्यादा दूर नहीं है निफ्टी पर, जो हमारा अभी का मई का लो था, है ना। क्योंकि अगर ये टूट गया 23,262 जो यहाँ से सिर्फ 100 पॉइंट दूर रह गया, फिर आपके पास एक जेन्युइन रिस्क ओपन हो जाएगा, वो 22,180 वाला। और एक चीज़ मैं इसके लिए बताऊँ, इस मार्केट ने ना आपको काफ़ी हम्बल किया है। मतलब मुझे खुद को काफ़ी हम्बल किया। और मैंने एक चीज़ सीखी है इस मार्केट में, बड़ा व्यू ना ले कि बस अब ये लेवल नहीं टूटेगा, बस अब हो गया। कुछ नहीं कह सकते हम। मार्केट में जिस तरीके की सेलिंग एफआईएस की आ रही है। अच्छा, और एक चीज़ ना, ये वाली सेलिंग पिंच कर रही है। ये वाली सेलिंग 2 कारणों से पिंच कर रही है। एक तो हम अकेले पिट रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में देख लीजिए, कहीं कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। एशियन मार्केट में तो आज ताबड़तोड़ रैली हुई है, ठीक है। और आप चाहे डाउ फ्यूचर्स देखें, एक बार दिखा देंगे मुझे जरा डाउ फ्यूचर्स, अगर वो डेटा है तो एक बार वो भी देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स भी 99 के नीचे ही है। तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि ग्लोबल मार्केट की वजह से आप पिट रहे हो। तो लेकिन तो ये एक पहला कारण है जिसकी वजह से थोड़ा सा ये पिंच कर रही है। दूसरा कारण, वापस मिड कैप स्मॉल कैप पिटने शुरू हो गए हैं। एक क्या है, एक हमने एटलीस्ट हमारी अब तक ब्रेड ठीक ठाक थी, मिड कैप स्मॉल कैप ठीक ठाक कर रहे थे। अब वापस स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें तो वहाँ पर थोड़े से एक्सीडेंट्स होने शुरू हो गए हैं। वो थोड़ा सा एक और रीज़न। तो ये 2 कारण है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट जो है अब ये वाली जो गिरावट है ये थोड़ी सी ज़्यादा मुझे परेशान करने वाली लग रही है। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इसके बाद हमारे साथ आनंद टंडन जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक। चलिए अब देखते हैं मार्केट 23,370 पर निफ्टी इस समय। आनंद टंडन जुड़े हमारे साथ। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। इस मार्केट को क्या तंग कर रहा है? क्योंकि अब तो हम ग्लोबल वीकनेस को भी नहीं ब्लेम कर सकते। ग्लोबल मार्केट में शानदार रैली है। जिस तरीके की एफआईएस सेलिंग, हमारा वेट कम हो रहा है एमएससीआई में और हमारी मार्केट ने इतना अंडर परफॉर्म किया है, आपका व्यू क्या होगा? आपने सही कहा अनुज कि मार्केट ने डेफिनेटली अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन अगर अभी भी आप देखें तो हमारे मार्केट में ऐसा कोई खास वजह नहीं दिख रही किसी को भी, अगर कोई विदेशी निवेशक है, कि वो क्यों इंडिया में आएगा।
यहाँ से आपको ग्रोथ जो है कम होती हुई नजर आ रही है। वैल्यूएशन जो है अभी भी एवरेज लेवल पे है अगर आप पिछले 10 साल के मुकाबले देखें। और जहां तक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है तो हमारी सबसे बड़ा इंजन जो था वो आईटी का था, और अभी भी ऐसा कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है जिससे ये कहा जाए कि आईटी में फिर से ताबड़तोड़ ग्रोथ फिर से आने वाली है। हो सकता है कि इस लेवल से थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन उसके बावजूद आपका मार्जिन्स उसमें मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नहीं कम होंगे। सीधी सी बात है, अगर आप ये देखें पहले हम नेट एक्सपोर्टर थे, अब जो है हमको आईटी एक्सपोर्ट करने के लिए भी इंपोर्ट करना जरूरी हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि आपका जो एआई का इंजन चाहिए होगा आपको, वो सब बाहर जा रहा है पैसा। तो आपका जो नेट कैड है वो उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव है, और उसके साथ साथ हमारी ऑलरेडी करेंसी वीक हो रही है। तो अगर बाहर का कोई निवेशक है और वो देख रहा है कि आज के दिन 4 ट्रेंड है बाजार में, डिफेंस, पावर, एआई, सेमीकंडक्टर्स, उसमें से किस में भारत का कोई हिस्सा है, तो थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा सर, ये जब अप्रैल में मैट की टिप्पणी थी कि 92% आपका मानसून रहेगा, अब वो आते आते अगर आप देखें मई एंड तक डिविएट होकर और ड्रिफ्ट होकर 90% पे आ गई। इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप अब रेट सेंसिटिव्स पे, एंड मोर स्पेशली ऑटो को कैसे ट्रीट करेंगे आप अभी? देखिए, ऑटो के नंबर्स तो बहुत अच्छे आए हैं मेरे हिसाब से मैंने जो अनुमान लगाया था उससे बेहतर ही है। तो ऑब्वियसली मार्केट काफी रेजिलिएंट है जहां तक डिमांड का सवाल है। ये हो सकता है इसलिए शायद क्योंकि कंपनियों ने भी कई सारे नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करे हैं। अभी आप लोग बात कर रहे थे ईवी की, आप एक चीज ध्यान रखिए कि चाइना जैसे देश में 200 ब्रांड हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, फ्रॉम प्रीमियम टू एकदम सस्ता वाला। तो ऐसा ईवी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी कंपनी ऑलमोस्ट एंट्री कर सकती है। अगर आप देखें किस तरह की कंपनियों ने ईवी बनाए हैं, वो ऑटो कंपनी नहीं थी, वो शायद इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी या कोई और इंडस्ट्री में थी। तो ईवी का मार्केट जो है मेरे हिसाब से अभी भी कौन उसमें लीडर बन के सस्टेन करेगा, ये अभी भी कहना मुश्किल है। हो सकता है क्योंकि हमने टैरिफ अपने बढ़ा के रखे हैं और हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपको चाइनीज का मार्केट शेयर इंडिया में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल यूरोप में 40% से ज्यादा गाड़ियां जो बिक रही हैं वो चाइनीज गाड़ियां हैं ईवी में। तो इसका भी ये रखते हुए कि एंट्री बैरियर कम है, तो उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। ऑब्वियसली अगर एग्रीकल्चर का आउटपुट खराब हुआ इस बार तो डिमांड के ऊपर फर्क पड़ेगा, लेकिन लकीली हम लोगों ने कई सालों से थोड़ा सा एग्री के ऊपर डिमांड के ऊपर उतना निर्भर नहीं करता है भारत की अर्थव्यवस्था। तो इसके कारण हो सकता है कि ये भी निकल जाए बिना बहुत ज्यादा प्रभाव के। ओके, आज आईटी ने थोड़ा सा सपोर्ट किया है मार्केट को। आनंद जी, आईटी में कम से कम एक चीज़ तो है, महंगे नहीं है स्टॉक, तो क्या यहाँ पर बाइंग बनती है? देखिए, जब आप कह रहे हैं महंगे नहीं है, वो हिस्टोरिकली सही बात है, महंगे नहीं है। कैश फ्लो के हिसाब से आज के दिन जो कैश फ्लो है महंगे नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आगे जाते हुए उनका बिजनेस जो है वो थोड़ा सा थ्रेट पे लग रहा है, क्योंकि अगर आपने देखा ऑलरेडी एंथ्रोपिक जैसी कंपनी ने आईटी सर्विसेज कंपनी शुरू कर दी है, ओपन एआई ने भी आईटी कंपनी शुरू कर दी है। क्लियरली प्योर कोडिंग का काम कम हुआ और अब जो है आपको कंसल्टेंसी का काम ज्यादा रहेगा। तो ऑब्वियसली जो कंपनियों को डीप डोमेन एक्सपर्टीज है वहां पर फायदा हो सकता है। जनरल पर्पस आईटी सर्विसेज कंपनी के ऊपर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा निवेश करना चाहिए। तो अगर आपको कोई देखना है, कोई स्पेशलिस्ट कंपनी जो किसी एक एरिया में बहुत डीप डोमेन एक्सपर्टीज रखती है, कंसल्टिंग कर सकती है, किस तरह से बिजनेस का में प्रभाव आएगा और चेंज होंगे, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आउटकम बेस्ड प्राइसिंग होने की पूरी संभावना है। और मेरे हिसाब से छोटी कंपनियां ज्यादा बेहतर कर सकती हैं, क्योंकि उसमें एक्सपर्टीज एक दो एरिया में बनाना ज्यादा आसान है। ढेर सारे लोगों को सबको एक साथ ट्रेन करना ज्यादा मुश्किल है। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। ये वीक मॉनसून का कितना बड़ा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मार्केट पे? जिस तरीके से थोड़े ऑटो सेल्स के आंकड़े ठीक ठाक आए हैं, उसके बावजूद ऑटो का गिरना, एफएमसीजी पैक पर जिस तरीके से डेंट पड़ा है आज के सेशन में, क्या व्यू बन रहा है सर?
जैसे मैंने कहा फर्क पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन हमारा जितना डिपेंडेंसी थी मॉनसून के ऊपर वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसा नहीं कि एकदम चली गई है, लेकिन कम होती जा रही है और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट बहुत रूरल एरिया में है। तो मेरे हिसाब से ये न्यूट्रल ही है, ज्यादा मैं नेगेटिव नहीं मानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद ऑब्वियसली डिमांड के ऊपर थोड़ा बहुत नेगेटिव फर्क पड़ेगा और इन्फ्लेशन आपको दिखेगा ही, क्योंकि वैसे भी आप क्योंकि तेल के दाम बढ़े हैं और बाकी कमोडिटीज के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो वो इन्फ्लेशन में आपको नजर आना जरूरी है। WPI आपने देखा ही किस तरह से बढ़ चुका है, तो वो CPI में भी अगले कुछ महीनों में उसका वो नजर आना शुरू हो जाएगा। ओके अच्छा आनंद जी, ये न्यू एज स्टॉक्स पर क्या व्यू बन रहा है? काफ़ी दफ़ा आपसे इस स्पेस को लेकर चर्चा हुई है, आप थोड़ा कॉशियसली साउंड करते हुए नजर आए हैं। अब क्या व्यू बदला है आपका? नाइका, मीशो, ये जो इंटरनेट कंपनीज हो गई, पेटीएम, ये जो न्यू एज स्टॉक्स हो गए सर, यहाँ पर क्या आप एक पॉजिटिविटी की उम्मीद देख रहे हैं? यहाँ पर पैसे बनेंगे, क्या नजरिया आपका? देखिए, यहाँ पर आप कंजम्पशन शिफ्ट देख रहे हैं, क्योंकि जो पहले ट्रेडिशनल मॉडल था मार्केटिंग का, वहां पे आपने देखा कि ग्रोथ बहुत कम हो चुकी है। जनरल FMCG कंपनियों का जैसे वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट में आ गया है। इस न्यू एज कंपनी में क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, आप दूर दराज देश शहरों और गाँव में भी आप वहां पे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपका लॉजिस्टिक्स आपने ठीक से करा हुआ है, तो वहां पर ग्रोथ आपकी बढ़िया आ रही है। लेकिन अब चक्कर ये है कि ग्रोथ के बाद आप कितना हद तक मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे और कब तक इस तरह की ग्रोथ देख पाएंगे, वो दो सवाल जो है मेरे हिसाब से आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल धीरे धीरे कंपनियां साइज में बढ़ रही हैं और वैल्यूएशन थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। तो अगर कोई कंपनी 100 PE पे ट्रेड कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें अभी भी आपको कोई जल्दीबाजी करनी चाहिए। लेकिन हाँ, आज के दिन कुछ कंपनियां हैं जो थोड़ा मिड लेवल्स पे आ गई हैं, उनका ग्रोथ अभी भी 30%, 40% आ रहा है, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि 3-4 सालों में वो काफी सस्ती लगने लगेंगी, तो उसमें निवेश किया जा सकता है। अच्छा आनंद सर, ये जो सेक्टर्स ग्लोबली संबंधित होते हैं, उनका ग्लोबल मार्केट से सरोकार होता है, उसमें फार्मा हो गया और मेटल्स हो गया। अभी तक ये दोनों इंडेक्स बहुत ही, अगर आप देखें, एक सही एनवायरनमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, ऑल टाइम ट्रेजेक्ट्री के हाइज के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। मेटल्स पे अगर आप एज ए इन्वेस्टर इन द मनी हैं, अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो आपका व्यू क्या होगा सर इस वक्त? बोथ आई मीन फेरस एंड नॉन फेरस। जनरली मेरा व्यू कमोडिटीज के ऊपर अभी भी पॉजिटिव है, यानी कि अंडरलाइंग मार्केट का वैल्यू जो है वो थोड़ा और बढ़ने की संभावना है। लेकिन मेटल्स में क्या होता है कि धीरे धीरे प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और इसके लिए कारण भले ही आपका प्राइस गिरे नहीं, लेकिन आपके जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्जिन बनता है वो शायद उतना ना बने। दोनों क्षेत्रों में आपने जैसे कहा मेटल्स और फार्मा, मेरे हिसाब से फार्मा बहुत ही अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, क्योंकि जिस तरह के मॉलिक्यूल्स फिर से ऑफ पेटेंट जा रहे हैं और जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं, तो उसका बड़ा सेक्शन हमारे पास इंडिया में मौजूद है जो कि हम बना के बेच सकते हैं। और जो प्रेशर आपको जेनरिक्स में दिख रहा था US जैसी मार्केट में, वो अभी तक कुछ हद तक काफी कम हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगले कई सालों वर्षों के लिए फार्मा क्षेत्र जो है वो अच्छे सेक्टर की तरफ, मतलब अच्छा एरिया में ऑपरेट कर रहा है, मार्जिन ठीक ठाक है, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं और इसके कारण मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। और इसमें वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेस्ड लग रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो अभी भी यहाँ पर जो है कई कंपनियां हैं जो काफी सस्ती भी ट्रेड कर रही हैं। तो फार्मा के ऊपर मैं ज्यादा बुलिश रहूंगा। मेटल्स अगर आप ऑलरेडी ओन करते हैं तो आपको बरकरार रखना चाहिए वैसे भी, लेकिन फ्रेश मनी के लिए थोड़ा सा सिक्लिकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरवेट होने की इस वक्त जरूरत नहीं है। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद सर, आपसे बातचीत करके बड़ा आनंद आया आज, यकीन मानिए, वरना सुबह से मन रंज सभी का है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए आज। अब चलता है अनुज के पास इस क्लोजिंग को देखने के लिए, और नहीं मतलब रणनीति को समझने के लिए। अनुज, इट्स 23410 और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 53,760। कैसे अप्रोच करेंगे इस क्लोज को और कल के लिए क्या करके जाएं? कल एक्सपायरी डे है। बिल्कुल वीरू, मैं समझ सकता हूँ आप क्यों चाहते हैं कि 3:30 जल्दी बच जाएं, क्योंकि इस मार्केट में 20 मिनट और कैसे बिताएंगे। और मैं तो सोच रहा हूँ कि जब 3 अगस्त से, हाँ 3 अगस्त से जब 3:40 हो जाएगा तब क्या होगा अगर ऐसी मार्केट रही तब तक। तो देखिए, मार्केट की क्लोज काफ़ी ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मार्केट की क्लोज काफ़ी ख़राब है। अब भले ही मार्केट ओवरसोल्ड हो, लेकिन क्लोजिंग काफ़ी बेरिश है
और मार्केट का टेक्सचर जो है ना वो सेल ऑन रैली का है। देखिए मार्केट ने आज भी सुबह आपको एक रैली दी है, ऐसा नहीं है कि सुबह रैली नहीं दी है। तो मुझे लग रहा है कोई पोजीशन कैरी करने का मतलब नहीं है, लॉजिक नहीं है इतनी ओवरसोल्ड मार्केट में सेल पोजीशन कैरी करने का। आराम से अपना बिना पोजीशन के घर जाएं, कल सुबह मार्केट को देखें। एक ट्रेड तो शॉर्ट साइड पर आपको मार्केट कल भी देगा, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट का टेक्सचर है उसमें कहीं ना कहीं जब भी रैली फेल हो उसका वेट करें आप, और फिर एक शॉर्ट अगर बटन आपको प्रेस करना है तो करें। ध्यान रहे, एक अप्रोच तो ये है। दूसरी अप्रोच ये है, इतना सब होने के बाद भी क्या मार्केट 23,262 बचा लेगा निफ्टी पर? अगर 23,262 बचा लिया तो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि ये आई थिंक हमने पहले भी देखा था, हम 23,300 समथिंग तक गए थे, उसके बाद वापस एक वन वे रैली आई थी 24,000 तक की। दिक्कत क्या है कि हम एक रेंज में हैं, 23,300 से 24,000 की एक रेंज रही है। पिछले मंडे को लग रहा था कि हम रेंज को अपसाइड पे तोड़ रहे हैं, आज लग रहा है कि हम रेंज को डाउन साइड पर तोड़ रहे हैं। इस बीच में मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, उस रेंज में ही रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी। तो 7 दिन का हो गया, देखिए उसमें वो आपको वो दिन दिख रहा है जिसमें हम ऊपर गए थे ऑलमोस्ट। अगर आप 14 दिन का चार्ट देखेंगे, हम एकदम उस बैंड में हैं और मार्केट बस उसी बैंड में आपको तंग कर रहा है इस बार। लेकिन जिस फेरोसिटी से हम गिरे हैं ना, चलने में ज़्यादा टाइम लगा था, गिरे बहुत जल्दी हैं उसके मुकाबले, वो थोड़ा सा वरिंग होगा। लेकिन खैर 23,400 रिक्लेम किया है 23,358 तक जाकर, तो थोड़ी होप रहेगी। चलिए नूपुर के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर बताइए। सर बिकवाली देखने को मिल रही है चौतरफा, ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा बिकवाली आती हुई नजर आ रही है, और स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में देखें तो यहाँ पे ज़्यादा डीलिंग की डेस्क पर बिकवाली देखने को मिल रहे हैं। सारे के सारे स्टॉक्स जो है वहाँ पर बिकवाली की ही सलाह आती हुई नजर आ रही है। पर्टिकुलरली एक स्टॉक है जहाँ पे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है, वो है HDFC बैंक। तो डीलर्स की तरफ से यहाँ पे बिकवाली का कॉल आते हुए दिखा है HDFC बैंक पे। लेकिन दूसरी तरफ इंटरेस्टिंगली कुछ मेटल शेयरों पे थोड़ी बाइंग, हल्की बाइंग यहाँ पर आती हुई नजर आई है। टाटा स्टील और हिंडाल्को देखे तो ये दोनों स्टॉक्स जो है डीलर्स की रडार पे आते हुए दिखे खरीदारी की तरफ। तो HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा नहीं एक्चुअली ज़्यादा पेन नजर आ रहा है, और मेटल स्टॉक्स टाटा स्टील और हिंडाल्को पॉजिटिव टेरिटरी में फिलहाल बायर्स की तरफ से। ओके, डीलर्स के रूम से ये फीडबैक, शुक्रिया नूपुर जानकारी के लिए। तो टाटा स्टील साथ ही हिंडाल्को यहाँ पर डीलर्स पॉजिटिव है, वहीं HDFC बैंक पर थोड़ा नेगेटिव। चलिए अब हमारे पैनल क्या पिक करे वो समझ लेते हैं। STBT या BTST की शुरुआत करते हैं। राजेश पालवर जी बताइए, आपसे शुरुआत करेंगे। मंगलवार के सेशन के लिए कौन सा काउंटर? तो श्रेया जी मेटल स्पेस से में ही बाय साइड का ट्रेड यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। BTST पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल एल्यूमिनियम पे बाय करने की सलाह है। पूरा मेटल एज अ पैक ही यहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम में, और हमें लगता है कि यहाँ फर्दर और अप मूव बनते हुए दिखेगा। तो नेशनल एल्यूमिनियम फ्यूचर बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट 446 448 की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 433 के आसपास स्टॉप लॉस होंगे। ओके गाबा सर, आप क्या पिक करेंगे? मुझे वीकनेस नजर आती है बैंकिंग क्षेत्र से। स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। कैन बैंक ट्रेड कर रहा है 128 के आसपास। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं, करीब 101 रुपए का लगाएं, 129 का, ज्यादा क्या लगाएं, 125 पॉसिबल है कैनरा बैंक। ओके, कैनरा बैंक सेल टुडे बाय टुमारो। अरुण, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेन जी, BTST ट्रेड रहेगा। JSW स्टील में खरीदारी की सलाह रहेगी, 1300 के आसपास है। सभी मूविंग एवरेजेस को वापस रिक्लेम किया है, यहाँ से मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। 1300 के आसपास खरीदें। 1288 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1324 तक के टारगेट है। JSW स्टील अरुण जी की पिक हो गई, डीलर्स के रडार पर भी है। पंकज जी, ट्यूसडे के सेशन के लिए कौन सा काउंटर? जी कमिंस इंडिया के फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह रहेगी। जिस तरीके से एक इनसाइड बार का एक ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने मिला है, मुझे लगता है कि वीकनेस यहाँ से ज्यादा परसिस्ट हो सकती है। 5,720-25 की रेंज में बिकवाली करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर 5,760 रुपए का मेंटेन करना है। नीचे की लेवल पर मुझे लगता है 5,650 रुपए तक के भाव देखना है। ओके चलिए, मानस जी आप क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं कल के लिए? तो देखिए NMDC के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। ऑप्शन पे रिकमेंडेशन मैंने दिया था, लेकिन BTST के लिए इसके फ्यूचर में भी खरीदारी कर सकते हैं। 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा ले, 99 रुपीज तक के टारगेट पहुंच। ओके, NMDC BTST ट्रेड आपका। और सोमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा द सेल साइड REC लिमिटेड। REC लिमिटेड में अगेन फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट नीचे की तरफ है। ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, सारे एवरेजेस के नीचे है।
मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है और ये कंटिन्यू रहेगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म। टारगेट है अराउंड 310 पर और ऊपर में मेरे स्टॉप लॉस हैं अराउंड 340। ओके, चलिए अब वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू बताइए। बताता हूँ मनोज आपको ब्रेथ आपके आज की, और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये दुर्लभ आंकड़े और वो 101 के शॉर्ट, 64 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कंसोलिडेटेड फिगर्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 186 के, एंड दैट्स ह्यूज। ना लॉन्ग कुछ मेरे ख्याल से कुछ अर्निंग स्पेसिफिक लॉन्ग्स थे, अदर देन दैट कुछ कहीं कन्विक्शन था। शॉर्ट कवरिंग मात्र 13 में, यानी शॉर्ट्स को बाजार में खड़े रखो, इस बात का अगर आप देखें तो पोटेंशियल ट्रेडर्स के अंदर था, उद्यम कम था। बाकी एनएमडीसी, टेक महिंद्रा, आज आईटी चल रहा था तो टेक महिंद्रा और इन्फोसिस ने मूव दिया, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग्स ऐड हुए। एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग के शुक्रवार के सेशन के बाद कोल इंडिया अपने ओएफएसएस के बाद से ही अच्छा कर रहा है। पर्सिस्टेंट, नालको, ओरेकल फाइनेंशियल्स, एलटीएम और एचएल टेक्नोलॉजीज, इन सभी काउंटर्स में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। तो आईटी ने एक बार फिर से वही सेशन देखा जो शुक्रवार को देखा था। बाकी जी वर्नोवा, अदानी पावर, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग थी। डाबर कुछ क्लैरिफिकेशन आया बट स्टिल प्राइस डैमेज काफ़ी हो चुका था। और अशोक लेलैंड, एल&टी फाइनेंस, इन सभी काउंटर्स में कोलैप्स था, शॉर्ट बिल्डअप हुआ, गंभीर शॉर्ट बिल्डअप था। और नेक्स्ट स्लाइड में आएगी शॉर्ट कवरिंग आइनॉक्स विंड, सुज़लॉन, हिताची, इरिडा और लूरा डेवलपर्स, इन सभी काउंटर्स में आज काफ़ी, अगर आप देखें आज लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। टुवर्ड्स क्लोज एक स्टॉक को और देखिए, आपकी स्क्रीन पे आएगा जब, प्लीज़ डेनमार्क को लेके आइएगा। सुबह बातचीत हुई थी इस पर, ये भी डे लो पे क्लोज हो रहा है। आप कोलगेट को लेके आइए। कोलगेट में एक बहुत ही बड़ा फेलियर है। दरअसल इसमें पैटर्न थी स्ट्रॉन्ग, एक क्लासिकल फ्लैग था, लेकिन वो अब ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो गया। राजेश पालवे जी, ये ब्रेकडाउन 2100 पे हुआ था, 1990 हो चुका है और अभी भी कोई सपोर्ट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कहां तक कोलैप्स हो सकता है ये स्टॉक? तो वीरेंद्र जी देखिए, स्टॉक में एक गिरावट तो बनी है। ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक बियरिश ट्रेंड ही यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ा है। हमें लगता है अब ये 2025 के ऊपर जब तक वापस से आने में कामयाब नहीं होता, यहाँ पे ट्रेंड फर्दर और वीक होता हुआ दिखेगा। डाउन साइड में स्टॉक में लोअर साइड के टारगेट बन सकते हैं करीब 1930 1910 के आसपास। तो हमें लगता है अभी और यहाँ पे गिरावट बढ़ते हुए दिख सकती है। जिनके पास शॉर्ट साइड का ट्रेड है बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2025। काफ़ी गिरावट कोलगेट पूरा एफएमसीजी पैक में देखने को मिली है हमें। यहाँ पर जो शॉर्ट साइड है वो बने रह सकते हैं एफएमसीजी पैक का। एक बार डाबर लेकर आइएगा स्क्रीन पर। डाबर पे तो नेगेटिव खबर भी थी, तो 4.5% आपको नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। गोदरेज कंज्यूमर गावस्कर के पिक 2% नीचे है, यहाँ पर काफ़ी गिरावट। इसके अलावा अगर आप देखें कुछ रियल्टी पैक्स में जहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर डेंट पड़ता हुआ, लोधा पिछले कुछ सत्रों से कोशिश कर रहा था। पंकज जी चार्ट देखिए लोधा का, और 5% नीचे है आज के सेशन में। बढ़त गवाई इसने पिछले 2-3 दिन से जो हमने स्ट्रेंथ देखी थी। क्या किया जाए यहाँ पे लोधा में? जया जी देखिए, लोधा इसके एक स्विंग लो के नीचे काम कर रहा है। एक मारूबुजू टाइप कैंडल यहाँ पर देखने मिल रही है। शार्प 20 डेमा के आसपास आकर ये थोड़ा सेटल होने की कोशिश कर रहा है। फर्दर डाउन साइड यहाँ पर ज्यादा परसिस्ट हो सकती है। मुझे लगता है कि 890 के नीचे, काउंटर के नीचे एक सीवियर ब्रेकडाउन यहाँ पर नजर आता है। 870 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं आज और कल के सत्र में। लूरा डेवलपर्स, और जरा प्लीज एक बार विद इन निफ्टी बैंक, एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पे रखिएगा, और इट्स 8005 8005, और एक बार फिर से ये सेटल होता हुआ 200 डेमा के नीचे। और मैं इस बात का जिक्र उल्लेख बार बार इसलिए कर रहा हूँ, मतलब इस बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इट्स थर्ड टाइम जब आप किसी बड़े एवरेज के नीचे जाके बार बार सेटल हो रहे हैं। ऐसा अमूमन जब होता है ना, तो आप काफ़ी समय के लिए उस ट्रैजेक्टरी के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देते हैं, और वो फियर यहाँ पे है। और क्योंकि मैं अब निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स से बात की है, तो एक बार एसबीआई पे बात करना लाजमी है। एसबीआई 954, और मैं सुबह इस पे बात करते करते रुक गया था क्योंकि उस वक्त एक सेंस मिल रहा था कि शायद ये कोलैप्स ना हो, लेकिन ये भी टूटा। ये भी अगर आप देखें लुढ़क गया विद स्ट्रॉन्ग सेलिंग। 11,42,000 शुरू की लोडिंग हुई है यहाँ पर। इस पर अरुण, आपकी राय क्या है? कहाँ तक जा रहा है? आई मीन इसमें भी चांसेस है, क्योंकि स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि स्ट्रेंथ तो 1 पैसे की नहीं है।
आपने 5 दिन के एफर्ट में द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 दिन को भी पार नहीं कर पा रहे हैं आप, है ना? आपकी राय क्या बन रही है एसबीआई पे? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, 945 की तरफ मुझे लग रहा है बढ़ना चाहिए स्टॉक। ओवरऑल वीकनेस है और 22 मई का जो लो है 945 के आसपास, वहां तक मुझे लगा है जरूर जाएगा। 954 के आसपास स्पॉट चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 1-1.5% की गिरावट जरूर आ सकती है। 940 के आसपास एक माइनर सपोर्ट है, शायद वहां पे एक बार स्टॉक रुकता हुआ नजर आए, पर इनहेरेंट वीकनेस है, खरीदने की सलाह बिल्कुल नहीं है स्टॉक को। जब तक 975 980 का क्लस्टर इसमें ब्रीच नहीं करता, इसमें खरीदने की सलाह नहीं रहेगी। डाउनसाइड मुझे लग रहा है 940 945 तक स्टॉक जा सकता है। डाउनसाइड रिस्क दिख रहा है 940 945 तक के लेवल से एसबीआई दिखा सकता है काफ़ी गिरावट। यहाँ पर पूरा पीएसयू बैंकिंग स्पेस आपको नीचे दिखेगा। लेकिन मेटल पैक से स्पेशली अगर आप देखें तो स्टील काउंटर्स अच्छा कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील ऑलमोस्ट डेज हाई के इर्द गिर्द घूमता हुआ लगभग 0.2% की तेज़ी के साथ रखेगा स्क्रीन पर। टाटा स्टील भी, ये भी 1.5% की तेज़ी के साथ वहीं पे कामकाज कर रहा है, घूम रहा है। इन दोनों पे राय ली थी हमने। हिंडाल्को भी देखिए तेज़ी है यहाँ पर। लेकिन आज एशियन पेंट्स ने बढ़त गवाई आज के सेशन में। एक बार एशियन पेंट्स रखेगा ऊपरी स्तरों से लुढ़का ये 1.5% के नीचे। हालांकि नतीजे काफ़ी अच्छे थे और सुबह जो रिपोर्ट्स देख रही थी मैं ब्रोकरेजेस की, काफ़ी पॉजिटिव 35-40% का अपसाइड। और साथ ही जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है वो 12 क्वार्टर हाई पर पहुंच गई एशियन पेंट्स के। तो इसके बाद भी इसमें गिरावट देखने को मिली है। मानस जी, एशियन पेंट्स का चार्ट आप देखें, आज की गिरावट को कैसे देख रहे हैं? नतीजे अच्छे थे, रिपोर्ट भी काफ़ी पॉजिटिव थी, उसके बाद भी ये कंसर्न चार्ट पर दिखा है, क्या टेक होगा आपका? देखिए, आज स्टॉक ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को वापस टेस्ट किया है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास पोजीशन है तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले 2585 पे। अगर 2585 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। आज जो इंटरडे सेशन में गिरावट देखने को मिली है उसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। एशियन पेंट्स 2631 हायर लेवल से रिवर्सल। जब इसकी अर्निंग्स आई थी शुक्रवार को तो उसका प्राइस था मेरे ख्याल से 2660, 2710, 2780 का हाई लगाया। अब देखिए बाजार का सेंटीमेंट ही वैसा भी है ना। आज दोपहर भी मेरी सिंगल साहब से बातचीत हो रही थी। आज पोस्ट नंबर्स जो इंटरेक्शन था कंपनी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, तो वो हालांकि ये वो बात मानते हैं कि कंपटीशन जो है, प्रतिस्पर्धा अभी भी बहुत हाई है। ये कह देना कि वो डस्ट सेटल हो गया है बहुत मुश्किल है। बट ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट एड स्पेंड्स, मार्जिन्स और प्राइस हाइक्स को लेकर। एक पैसे का अगर आप देखिए बाजार में कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस है तो उसमें है जिसने बेचा हुआ है। टिक बाय टिक चार्ट लिखा है ये निफ्टी का। वी आर ऑलमोस्ट एट डे लो 1524 पे, यानी करीब 3:24 पे टिक बाय टिक चार्ट पे हम डे लो पे ट्रेड कर रहे हैं। और निफ्टी आईटी जिसका इंट्राडे हाई करीब 30,250 था, वो 29,813 पे। इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस इसने एक सुबह एफर्ट किया टू क्रॉस 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। बट ओवरऑल अगर आप देखें आईटी का प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है। और एक बार लेके आइएगा एक स्टॉक और जिसको शायद मैं इस वक्त क्लोजिंग में थोड़ा सा मार्क करना चाहूँगा, जिसे कहते हैं ना बकिंग द ट्रेंड। अभी तक स्टेबल स्ट्रॉन्ग बैंकिंग में मात्र एक स्टॉक, दैट्स फेडरल बैंक। मानस, आपकी रीडिंग क्या कह रही है, स्पेशली आई मीन जो डिलीवरी पे काम करता है उसके लिए? देखिए, फेडरल बैंक में कोई खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसको होल्ड कर सकते हैं, 280 का स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय ब्रेकआउट पे होगी जब स्टॉक 295 के लेवल को ब्रेक करेगा। और अगर 295 के ऊपर गया तो मेरे ख्याल से अपने पिछले हाई को ब्रेक करके 310 रुपए की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। चलिए, मीनवाइल पीयूष गोयल जी की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आ रही है। जो भारत यूएस ट्रेड डील है उसकी फर्स्ट ट्रांच जल्द होगी और 2 से 4 जून के बीच में यूएस की टीम के साथ बातचीत होगी। और ट्रेड डील तो हम भूल ही गए थे, याद है आपको? अभी भाई एक खांचा ही तैयार हुआ था, एक अब उसका मेन चीज़ आना बाकी था। 99% हिस्सा उसका पूरा हो चुका है। 2 से 4 जून के बीच में बातचीत होगी और इस डील को आगे बढ़ाएंगे। और इसका फर्स्ट ट्रांच जो है ये हम अनाउंस करेंगे। ये ओमान में जो बात हो रही है उसके बाद वहाँ से ये निकल कर आ रहा है। और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो उस डिस्कशन से निकल कर आ रही हैं। लेकिन 2, 3 और 4 जून ये 3 दिन हैं जिस दिन बात होगी। और पहला ट्रांच
बहुत जल्द पूरा होगा यूएस ट्रेड डील का। देखते हैं मार्केट पर इसका कुछ इम्पैक्ट है या नहीं है। मार्केट में इस समय आई थिंक दिखते कुछ ज़्यादा ही हैं, कुछ अलग ही हैं। मार्केट इस पर फोकस अभी नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम एक पॉजिटिव खबर तो आपके लिए यहाँ पर आई। तो ये खबर, खैर एनीवे कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। एक बार एनएमडीसी रखिए जरा, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहा है एनएमडीसी। आज सुबह नंबर्स आए थे, उस पर रिएक्शन हुआ। और नाल्को भी रखिएगा, नाल्को भी डे हाई पर बंद हो रहा है। सुबह हमने हिंडाल्को की बात की थी, वैसे नाल्को भी अच्छा कर रहा है, नाल्को भी करीब करीब डे हाई पर बंद हो रहा है। गाबा सर, एनएमडीसी और नाल्को दोनों के चार्ट देखिए, कोई ट्रेड कैरी करने लायक है कल के लिए? एनएमडीसी सुबह से अच्छा लग रहा था, एग्रेसिव कॉल है, डेट करें 92, स्टॉप लगाएंगे 91 का, सिर्फ ₹1 अपमूव टू 95 टू 96 पॉसिबल है। हाँ, रही बात नेशनल एल्यूमिनियम की, वो चेक कर लेता हूं मैं। नेशनल एल्यूमिनियम का जो चार्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर भी एक एग्रेसिव कॉल है, सिमिलर टू एनएमडीसी। ट्रेड करें 436, स्टॉप लगाना चाहिए 431 का, वेरी गुड चांस 450। अगर मुझे दोनों में से एक ही चुनना पड़े तो नेशनल एल्यूमिनियम, नाल्को। नाल्को, चलिए अभी काम करते हैं। सारे ट्रेड्स पूरे हो गए, डिस्कशन स्टॉक स्पेसिफिक पूरा हो चुका है, व्यूज़ सब पूरे हो चुके हैं। हम ऑलमोस्ट डे लो के आसपास अगर आप देखें मंडराते हुए, और इवन अगर आप देखें तो कुछ काउंटर्स जो कि हेल्थ केयर स्पेस से थे। एक स्टॉक बस आखिरी में रख दीजिएगा, अपोलो हॉस्पिटल्स, जरा इसको देखिएगा 8,087 पे इस अर्निंग सीजन के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया था इसने, लेकिन अब ये भी रिट्रेस होता हुआ, तो यहाँ पे ऑफलोडिंग हो रही है। मतलब जहाँ पे प्रॉफिट्स है लोग कैश में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं। बट एक आईटी है, हाँ इंडेक्स वाइज ये भी बैकफुट पे है, बट स्टिल कैरिंग अ क्लासिकल कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग। चलते हैं अनुज के पास। अनुज बुरा तो मान जाएंगे क्योंकि 2 मिनट बाद अभी उनको बात करनी है इसके बाद। मैं बुरा नहीं मानता हूँ। देखिए ऐसा है कि जो काम है वो काम है हमारा, और मार्केट है इस तरीके का, तो क्या कर सकते हैं। वैसे भी एक बात बताऊँ, हमारा काम कोई मार्केट का चीयर लीडर होना थोड़ा है। हमारा काम तो ये है कि भाई अगर मार्केट ख़राब है तो मार्केट ख़राब है। और एक चीज़, ख़राब मार्केट में भी लोग पैसा बनाते हैं, और जो पुट लेके काम करते हैं उनके लिए तो आज की मार्केट बहुत शानदार है। तो क्यों नहीं, मतलब ये कोई रूल तो है नहीं कि मार्केट सिर्फ ऊपर जाना चाहिए। डाउन मार्केट में भी अगर आप ढंग से काम करें तो पैसा बना सकते हैं। खैर एनीवे चलते हैं क्लोजिंग की तरफ और देखते हैं निफ्टी की क्लोज। हम टेक्निकली डे लो पर बंद हो रहे हैं, 23,375 निफ्टी पर। लो इंटरडे 23,350 था, तो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे वहाँ से। निफ्टी बैंक 23,600, यहाँ पर काफ़ी प्रेशर है। निफ्टी आईटी ये थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर रहा था मार्केट को, हालांकि टुवर्ड्स द एंड इसमें भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई हायर लेवल से, लेकिन फिर भी 2.5% के करीब ये इंडेक्स ऊपर रहा। आज मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर गिरावट थी और इससे काफ़ी प्रेशर आया। मिड कैप 1.5% नीचे था, स्मॉल कैप 1% नीचे था, और एडवांस डिक्लाइन थोड़ा ख़राब था। आज सिर्फ 1,000 से कम बढ़ने वाले शेयर थे और 2,000 से ज़्यादा गिरने वाले शेयर थे, तो ऑलमोस्ट 1:2 से ज़्यादा का एडवांस डिक्लाइन रहा। अब आइए ज़रा एक बार आपके सेक्टोरल लूजर्स में देखें आप, तो कैपिटल गुड्स ने लीड किया आज 2.5% नीचे। एफएमसीजी ये बड़ी गिरावट रही आज, इसमें डिफेंस में गिरावट थी, रियल्टी में गिरावट थी। कैपिटल मार्केट में 2-3 दिन से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और पीएसयू बैंक्स यहाँ पर भी गिरावट थी। गेनर्स पर आते हैं, गेनर्स में एक क्ला चलो रे आईटी, और कुछ हद तक थोड़ा मेटल्स का सपोर्ट मिला। अब आते हैं हम निफ्टी लूजर्स पर। निफ्टी लूजर्स में देखिए आप काफ़ी बड़े बड़े हैवी वेट्स थे, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, श्रीराम फाइनेंस, आईटीसी, मैक्स हेल्थ केयर और एम&एम। आईटीसी का देखिए क्या सूरत बिगाड़ चुके हैं बिल्कुल नंबर्स के बाद से। 310 था उस दिन, आज 280 पर है। अब आते हैं गेनर्स पर, सारे के सारे आईटी नाम आपको दिखाई देंगे इसमें। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, इसके अलावा 2 मेटल स्टॉक्स है, 3 मेटल स्टॉक्स है एक्चुअली, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और कोल इंडिया भी रफली मेटल्स में आता है। तो इस वजह से ये एक और स्टॉक था जहाँ पर आज थोड़ी सी आपको तेज़ी देखने को मिली। तो क्लोज खराब। वैसे महीना जून का बहुत शानदार होता है, लेकिन इसका भी पहला दिन काम नहीं आया है ना, बहुत काम नहीं आया। बाजार फिर अगर आप देखें लड़खड़ाया। देखते हैं दूसरा दिन क्या रंग दिखाएगा। और सोमवार के बाद मंगलवार वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी याद रखिएगा, 2 जून के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की। कल सुबह मिलते हैं सारे समीकरणों के साथ, तथ्यों के साथ, स्ट्रैटेजीज के साथ, मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।